रिसेंटली 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, इसको आप कैसे देखते हैं? ये खत्म हो जाएगा। हिंसा मत करिए। जो आपकी समस्या है, मैं बड़ा नाराज हूं कि आपने एग्जाम पेपर लीक कर दिए। आप मानो ना मानो, ये है हमारे मकोड़े कीड़े जो घूमते रहते हैं इधर उधर, कॉकरोच हो गया, चाहे मस्कीटो हो गया, चाहे मक्खी हो गई, डोंट वरी अबाउट। अगर आप देखें कि भारत की छवि क्या थी उन देशों में, मैं बताता हूं आपको। गरीब, नपुंसक, नो टेक्नोलॉजी, गुलाम, लड़ते रहते हैं, जाति के आधार पर एक दूसरे का गला काटते हैं, ये छवि थी। ये कभी नहीं सुधरे। सबसे गंदी कौम दुनिया में पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान, बड़े गंदे। ईरान यूएस का जो वॉर चल रहा है काफ़ी समय से, अभी ये कितने देर और चलने की आशंका है? मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी जंग लड़ा नहीं जाएगा अगर उस जंग को लड़ने से पहले लोग समझ जाएं कि उसकी कीमत। तो भारत सरकार कहती है कि हम पीओके लेकर रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन क्या हम पीओके के लोगों को भी लेंगे? बिकॉज उनकी लॉयल्टी तो पाकिस्तान के लिए होगी। गलतियां की हमने पंजाब में, हमने गलतियां की असम में, हमने गलतियां की कश्मीर में, हमने गलतियां की नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन फिर हम सीख गए। 32 देशों में इंक्लूडिंग इजराइल अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र भाई मोदी को दिए। 32 देशों में 9 मुस्लिम देश हैं। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ द बिग टेबल विद कुलदीप गुप्ता। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठकर इतिहास को खुद बनते हुए देखा है। ही इज़ समवन हु हैज़ स्पेंट ओवर 52 years in international diplomacy. So ladies and gentlemen, let's welcome the former Indian ambassador, veteran diplomat, a renowned expert on international affairs and a very proud son of Bharat Mata, सर दीपक वोरा। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू गुप्ता साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी तारीफ कर दी है, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं तो भारत माँ का एक साधारण बेटा हूँ। मेरी माँ के जो ऋण है मुझके ऊपर, उन्हें चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में। मेरी उम्र, आई एम अ वेरी यंग 75 एंड वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मेरी बेटी तो कहती है पापा आप तो 275 साल के हैं। बेटियाँ सब यही कहती है। बट आई टर्न 75 एंड आई मस्ट से कि आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है जब आई मीट यंग इंडियंस जो नौकरी के पीछे नहीं भागते, पैसे के पीछे नहीं भागते, विकास के पीछे दौड़ते हैं, जिनके पास नए आइडियाज हैं। जैसे आप फिनटेक में कुछ कर रहे हैं, ब्रिलियंट, बिकॉज वी हैव द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। भारत का जो दिमाग है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर व्हाटएवर वी डू, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, नॉट इन फिनटेक बट इन मैन्युफैक्चर। चाइना ये कर रहा है, वो मैं कहा देखो जी उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मेरे पास है। कहते हैं वो कौन से? मैं कहा जुगाड़। हर चीज मैं कर देता हूँ, मुझे बताओ क्या करना है, मैं जुगाड़ करके कर दूंगा। सो दैट इज माई स्ट्रेंथ, इट्स नॉट माई वीकनेस। आई एम सॉरी, ओवर टू यू प्लीज। लेट्स लेट आवर माइंड्स रोम फ्रीली इज व्हाट आई वुड प्रेफर। मैं 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, 7 अन्य देशों में काम किया है, और जितने भी देशों में वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, या तो जेल में है या उनको उड़ा दिया गया है। तो अब कहानी अफ्रीका में ये है कि भाई दीपक वोरा आ रहा है, उसको विशेष सलाहकार मत बनाओ अपना। अभी भी 3 देशों में मैं हूँ। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई एंजॉय मीटिंग पीपल। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड उनके माइंड में क्या होता है, क्योंकि एक तो चीज़ है कि आप अपनी कंपनी चलाएंगे, जब देश को चलाना होता है, एंड पर्टिकुलरली प्लूरलिस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस नेशन जैसा भारत है, तो क्या सोच होनी चाहिए उसकी, मैं कैसे करूं। ये आपके टीवी एंकर्स और ये छोटे मोटे पॉलिटिशियन, सरपंच, इनकी बात नहीं मैं करता। वो जी ये कास्ट हो जाए, वो कास्ट, फॉरगेट इट यार। आई एम लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, आज के दिन 10 जून को ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो पहले उनको मुबारक देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं आप नरेंद्र मोदी के चमचे हो। मैंने कहा झूठ बोलते हो, मैं महा चमचा हूँ। चमचा क्यों बताते हो मुझे? द वे उसने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वील टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स गो अहेड। सर वैसे तो आपके आज को सभी जानते हैं, मैं चाहूँगा आज हम थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में शुरू करना अच्छी चीज़ है जी। तो मैं चाहूँगा बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की, थोड़ा बहुत अपने माता पिता के बारे में, और आपका बचपन कैसा बीता। मेरा जन्म हुआ भारत के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, उसको उस समय कहती थी विलिंगडन हॉस्पिटल। माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान,
इंजीनियर ऑफिसर। मेरी माँ सिखनी थी और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पठान और सिख का खून मिलता है तो ये खूबसूरत नमूना पैदा होता है। आई वॉज मैन्युफैक्चर्ड, मेरा उद्घाटन हुआ था उस हॉस्पिटल में 14 मई 1951 को। तो कई साल के बाद अजीब सी बीमारी थी, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे मुझे। मेरी पोस्टिंग हो गई थी वॉशिंगटन में, दिस वाज इन 82, 31 ईयर्स लेटर, और डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग आई हैड। उसी हॉस्पिटल में मैं दाखिल हुआ, उन्हीं के आईसीयू में था, उन्हीं के, हाँ, आई वॉज इन कोमा फॉर 2 or 3 days। उन्होंने मेरा इलाज करके बाहर निकाल दिया। और अब मैं वहीं जाता हूँ हॉस्पिटल में, कहता हूँ भाई जब शरीर त्यागने का समय आएगा आप ही के पास आऊँगा, पूरी साइकिल खत्म हो जाए। फिर मैं स्कूल गया, माई फादर वॉज पोस्टेड इन देहरादून, तो हम लोग वहाँ, मैं स्कूल में गया, वहाँ के बड़ा वेल नोन स्कूल है, कुछ देर के लिए वहाँ पढ़ा। फिर माई फादर वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू दिल्ली, और फिर मैं दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा। मैंने अपना जो ISC एग्ज़ाम होता था, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, वहाँ से ख़त्म किया इन 67, और फिर मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज दिल्ली में दाखिल हुआ। वहाँ पर मैंने 2 BA और MA किया। उसके बाद 1972 में जब मैंने MA ख़त्म किया तो फिर फॉरेन सर्विस का, सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया, क्योंकि और तो नौकरियों की संभावना उस समय से ही नहीं कि सिविल सर्विस का दो। कोशिश तो पूरी की थी कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, लेकिन अब उसको कुछ और मंजूर था, फेल होने के बजाय ही मेड मी कम फर्स्ट। मैं फिर फॉरेन सर्विस में भर्ती हो गया। लेकिन हमारा क्या होता है बेटा, फ्रॉम द टाइम यू राइट द एग्जाम टू द टाइम यू ज्वाइन, 1 साल लगता है। आपने जून जुलाई में इम्तिहान दे दिया और अगले साल फिर आप जून जुलाई में ज्वाइन करते हैं। अब 1 साल क्यों बर्बाद करूं? तो फिर मैं पढ़ाया 1 साल के लिए इन माई ओन कॉलेज, सेंट स्टीवंस कॉलेज। अब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो प्रिंसिपल साहब हमारे जो समय थे मुस्कुरा के कहते हैं, ओए दीपक वोरा, तेरे नंबर तो हमारे सामने है, अब तेरे को नौकरी मना कैसे करें, क्योंकि तू तो फर्स्ट आया। तो हम यही स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी मार्किंग ठीक नहीं है। सो आई गॉट अ जॉब एज अ लेक्चरर विच आई लव्ड। और फिर एक और चीज़ थी, बचपन से मैं ये कभी कभी फिल्में देखने जाया करता था, यार मुझे हीरो बनना है। सो आई इवन बिकेम अ साइड हीरो इन 2 बॉलीवुड फिल्म्स। साइड का साइड हीरो। आप नाम बता सकते हैं? जाने दीजिए, वो बहुत पसंद है, 1972 की बात है, और दोनों, नाम बता देता, और दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी। वो कमीने प्रोड्यूसर ने पैसे भी नहीं, अब तो मर गया होगा। टेंटेटिव टाइटल्स उनके थे, एक रिलीज हुई थी, दूसरी रिलीज नहीं हुई। जो रिलीज हुई थी 1 शो के लिए चली थी, तो जो रिलीज हुई थी उसका नाम था बेवकूफ, और जो नई रिलीज हुई उसका नाम बड़ा अप्रोप्रिएट रखा था, बर्बाद। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इट्स नॉट इन माई बायोडेटा एक्सेप्ट दैट ही एक्टेड इन कमर्शियल फिल्म्स। तो बेटा ये चीज़ें सारा कुछ कर दिया। उसके बाद जुलाई 1973 आई जॉइन द फॉरेन सर्विस, और फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने से पहले देयर वाज दिस गर्ल, दिस लवली गर्ल फ्रॉम बीकानेर, वो दिल्ली में कॉलेज में पढ़ती थी, लेडी श्रीराम में। मुलाकात हुई, मोहब्बत हो गई। अब 49 साल हो गए हैं, वही पत्नी है मेरे पास। अब तो कहते हैं, मैं मजाक में कहता हूँ, माई वाइफ्स नेम इज़ रेखा। मैं कहता हूँ रेखा अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आई वेंट टू पेरिस ऑन माई फर्स्ट पोस्टिंग एंड वी गॉट मैरिड, देन वी हैव 2 चिल्ड्रन। अब तो मिडिल एज, दोनों इन देयर 40s, और वो रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका अपना चॉइस था। आई वॉज पोस्टेड देयर, तो हमने कहा चलिए वापस हमारे साथ आए, यहाँ पढ़ाई ख़त्म की, फिर चले गए। अब आना है वापस, नहीं आना है, वो I can do nothing. It's their own choice. अब बड़े हो गए। उसके बाद फिर I finished in 2011 when I turned 60, और फिर I was appointed special advisor in 3 African countries, Guinea-Bissau, Lesotho and South Sudan. Special advisor to the Prime Minister, और कारगिल और ले जो भारत में है वहाँ पे भी विशेष सलाहकार। अब मैं अक्सर ये कहता हूँ, टाइटल बड़ा इंप्रेसिव है, विशेष सलाहकार। ना विशेष हूँ, ना कोई मेरी सलाह लेता है। एक गाड़ी मिलती है, जब जाता हूँ अफ्रीका, वो करती है पू, कोई सुनता तो है नहीं उसके बाद। सो दिस इज द रियलिटी। ये मेरा जीवन अभी तक है, टोटली अनइम्प्रेसिव। और 6 देशों में मैं राजदूत रहा हूँ। मैं राजदूत था आर्मीनिया में, जॉर्जिया में, सूडान में, दक्षिण सूडान में, पोलैंड और लिथुआनिया। तो मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि दीपक तू तो फर्स्ट आया था अमंग द मैन इन योर बैच, तो सारी गंदी पोस्टिंग तुझे क्यों देते हैं? मैंने कहा जाके पूछ सरकार से, मैं क्या कह सकता हूँ। बट आई मस्ट से दैट आई हैव एंजॉयड माय करियर, और बहुत मज़ा आया था। एंड जब मैं पीछे देखता हूँ, व्हेन आई ट्राई एंड रिकॉल कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, तो चीज़ें कई आती हैं कि शायद मुझे ये करना चाहिए था, शायद मुझे वो करना चाहिए था।
लेकिन रिग्रेट नहीं है। और एक चीज़ जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाई थी, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इतनी सारी हैं ये ताबीज़ मैंने यहाँ पहनी हुई है, ब्रेसलेट्स गिवन टू मी बाय डिफरेंट गुरुज। जी। तो छाती में भी हैं लेकिन वो नहीं दिखाऊंगा कमीज नहीं उतारूंगा। तो वो गुरु ने एक चीज़ हमको, मुझे वरदान समझ लीजिए, यहाँ एक नसीहत दी थी कि कभी गुस्सा मत करना किसी पर, नाराज हो बट डोंट कीप दैट एंगर, क्योंकि गुस्सा अंदर रखने का मतलब होता है आप खुद जहर पी रहे हो और सोचते हो कि दूसरा मर जाएगा। सो आई हैव नेवर केप्ट एंगर, बिटरनेस नहीं रखता, मुस्कुराता रहता हूं। यहां तक कि जिनके साथ मैं काम करता हूं मुझसे हमेशा कहते हैं कि हमेशा कैसे तुम मुस्कुराते, कभी नाराज नहीं होते? तो मैंने कहा जब आप झाड़ लगाते तो मुझे और हंसी आती है, तो देन वी लाफ, वी जोक। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कुलदीप, हाल ही में मैं गुवाहाटी गया था। जी। तो आप जानते हैं कि वहां पर कामाख्या माँ का जी। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शायद आप जानते हो। और वहां पर जो है, जब शिव जी पार्वती माँ के शव को लेके उड़े थे तो गर्भ वहां गिरा था। ओके। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर। जी जी। तो वहां पे जब मैं तो जाता रहता हूँ, और जब पिछली बार गया था तो अंदर गर्भ से, तो वहाँ के मुख्य पुजारी जी ने ये गमछा मुझे माँ के गर्भ को छुआ हुआ ये मुझे दिया, और ये मैं बड़ी खुशी के साथ, थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच, इसको संभाल के रखिएगा। और फिर एक चीज और है, ये एक कंपनी है जिसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी। एक लड़की है वंदना सेठी जी, उसने ये कंपनी चालू की थी, अब इसका 1.25 साल 1.5 साल हो गया। कंपनी का नाम है लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया। मैं उनका चीफ मेंटर जी। तो मेरे कहने पर उसने ये कंपनी शुरू करी। अब प्रॉफिट बना रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर अपनी वेबसाइट है और उसने ये आपके लिए भेजा है जिस पे लिखा है सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच सर। ये लीजिए, ये इसके पीछे वो उसके साथ मैग्नेट के साथ चिपकता है, सो यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी। बिल्कुल सर। तो बेटा ये जो इस समय मैं देख रहा हूँ अमंग्स द यंगर पीपल ऑफ इंडिया, आई विल गिव यू द फिगर्स, बट जो मेरे टाइम में जो हम लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत कमजोर था जी। क्योंकि हमें बताया गया था मार मार के कि जो गोरा करता है वो सुपीरियर है, आपके पास कुछ नहीं। PM साहब बात करते हैं डी मकाउलेफाई योर माइंड, कि मकाउले वो कमीने का बच्चा था ब्रिटिश, जिसने कहा था कि ब्रिटिश घर में चले जाओ और एक लाइब्रेरी शेल्फ पे जो पुस्तकें हैं उसमें इतना ज्ञान है कि पूरे भारत के अंदर उतना ज्ञान है, कमीना कहीं का। तो मर गया, अच्छा हुआ, अगर जिंदा होता है तो बहुत शर्म आती उसको। तो 19वीं शताब्दी का था। तो ये जो हमारी मानसिकता उस समय थी, मैं भी पढ़ा हुआ मिशनरी स्कूल में, मिशनरी कॉलेज में, गोरे मेरे टीचर्स होते थे। हमेशा ये बचपन से था, क्योंकि सो कॉल्ड आज़ादी तो 47 में मिल गई थी। सो कॉल्ड आज़ादी वाज़ादी कोई नहीं मिली थी, मेरे तो भारत को तो तोड़ दिया गया था, आज़ादी तो बाद में आई है। तो हमारी मानसिकता बहुत ब्रिटिश थी, कॉलोनियल। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आज जो आप लोगों, आपको तो कहानी भी नहीं पता है कि क्या हुआ था कॉलोनियल, मुझे भी नहीं पता। 51 में मेरा जन्म हुआ, 47 में हमें तोड़ दिएगा। मेरी ग्रैंड डॉटर्स 2 हैं, और कभी मैं जाता हूँ अमेरिका, मिलता हूँ, नाना का काम क्या होता है, सवेरे स्कूल लेके जाओ, शाम को घर लेके आओ, वापस लेके आओ। कभी उसने कुछ खाना है तो टोस्ट बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो दोनों मुझसे पूछती हैं, नाना कभी ब्रिटिश ने भारत पे राज किया था? बेटा बताऊंगा आपको। दे हैव नो आइडिया, देयरफॉर उनके कंधे पे कोई वजन नहीं है। मेरी जनरेशन, मेरी पीढ़ी के जो लोग थे, माई फादर्स पीढ़ी, हमारी पीठ पे जोर बहुत था, वजन बहुत था। माई पास्ट यूज्ड टू हैंग ऑन माई प्रेजेंट। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि अब हमारे बच्चों के पास, आप जैसे नौजवानों के पास, आपको पता ही नहीं है क्या था वो, what it is to be a colony. I don't know what it is to be a colony, but I know क्या होता था to be an immediate ex-colony. वो जो आत्मविश्वास था आपके, हमारे पास नहीं था। अब आप अगला सवाल पूछिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 1947 के बाद, ask me in detail, कारगिल का सब बता दूंगा, I'll tell you all about it, what I know. सर आपने बहुत सारे नेशंस में एज एन एम्बेसडर काम किया, इंडियन एम्बेसडर। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे पहली पोस्टिंग आपने कहा कि फ्रांस में थी, करेक्ट? तो जो पहली पोस्टिंग की फील होती है जब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब करने के लिए बताना चाहता हूँ। बेटा मैं सबसे जूनियर था, 3rd सेक्रेटरी था। हमारे होता है 3rd सेक्रेटरी, 2nd सेक्रेटरी, 1st सेक्रेटरी, फिर काउंसलर, मिनिस्टर, देन एम्बेसडर।
पहली पोस्टिंग पेरिस पे गया, पहली बार गया था विदेश, बड़ा खुश, या फ्रांस जा रहे हैं, किसी ने मेरे पे मेहरबानी की, कहीं अफ्रीका में नहीं भेज दिया, यूरोप में भेज रहे, बच्चों की तरह आंखें बड़ी बड़ी होती, अरे यहाँ तो ये भी है, ये भी है, वो भी है। जब हमको तोड़ दिया गया था 47 में, तो 48 से लेकर लगभग 90 तक अगर आप देखें कि भारत की छवि क्या थी उन देशों में, मैं बताता हूं आपको क्या था। गरीब, नपुंसक, नो टेक्नोलॉजी, गुलाम, लड़ते रहते हैं, टूट जाएंगे, बच्चे पैदा करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे का गला काटते हैं। ये छवि थी भारत की, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हमारे बारे में क्या? जब मैं पेरिस गया अपनी पहली पोस्टिंग में, सोरबॉन में पढ़ा था, वहां की यूनिवर्सिटी में, वहां पर भी यही, जब कभी मैं किसी से मिलने जाता था उनके सीनियर पीपल से या उनके विदेश सेवा के मंत्रालय में, तो कहता यार ये भारत का है, 2 मिनट में दफा करो इसको यहाँ से, क्या भारत से आ गया है यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री होते थे मोरारजी देसाई, अभी तक मुझे याद है, मैं ड्यूटी पे था उनके साथ, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ। वो अपना अचकन वचकन जो पहनते थे और ऊपर से टोपी लगा के घूम रहे थे शॉन्ज़ेलीज़े, जो मेन सड़क है पेरिस की। तो वहाँ पे कुछ लोग देख रहे थे कि ये कहाँ से नमूना आ गया। तो किसी ने बोला कि ये भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, ये प्रधानमंत्री भारत, वो कहाँ है? तो ये कहानियाँ उस समय चलती थी। मेरे साथ भी ये हुआ, तो खून के आंसू पीने पड़ते थे। भले ही मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। उसके बाद मैं वियतनाम गया, वियतनाम के बाद ट्यूनीसिया गया, ट्यूनीसिया के बाद फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया, फिर नाइजीरिया गया, बेनिन गया, कैमरून गया, चाड गया। उसके बाद फिर मैं कुआलालंपुर मलेशिया गया, मलेशिया के बाद फिर मैं गया पापुआ न्यू गिनी, वहाँ से फिर स्पेन गया, स्पेन के बाद फिर मैं राजदूत, बहुत सी जगह। तो हमेशा मैं यही कहानी सुनाता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी ये लोग निकाल देते हैं जहाँ भी मैं काम करने जाता हूँ, मेरे को टर्म पूरा नहीं करने देते। सब लोग यही कहते थे ये पठान का बेटा, ये किसी की सुनता नहीं है, ये वही करेगा जो ये सोचता है सही है। तो बेटा, ये जो छवि थी हमारी उस समय, और ये बिल्कुल सही है, मैंने अपने मंत्रालय में देखा है कि भाई वो हमारे पास पैसे नहीं है, ऑस्टेरिटी करो, गाड़ी मत खरीदो, आपको महीने में दिल्ली से 10 अखबारें भेजते हैं, हम 6 भेजेंगे, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा आफ्टर 1990 कि भाई देखो, अब इतना राशि हमारे पास जमा हो गई है, खर्च करो, नई नई गाड़ियां खरीदो, इकोनॉमी को सर्कुलेट होने दो। पहले तो सोशलिस्ट विचार हमारे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, सेव मनी। उसके बाद आया था स्पेंड स्पेंड स्पेंड, ताकि योर इकोनॉमी मूव्स फास्टर। तो ये परिवर्तन मैंने देखा। बेटा, इसका परिवर्तन का मैं कारण भी आपको बता दूं। 1991 में हमारी हालत बहुत खराब थी। लेट मी गो बैक अ लिटिल बिट। 71 में जंग होता है जिहादिस्तान के साथ, सॉरी जिहादिस्तानी क्या नाम, आतंकिस्तानी, पाकिस्तान, सॉरी भूल जा, बुढ़ा हो गया। जंग होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है। बड़ी अच्छी बात है जी, हम जंग जीत गए। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी जंग लड़ा नहीं जाएगा अगर उस जंग को लड़ने से पहले लोग समझ जाएं कि उसकी कीमत क्या है। अमेरिका कहता है 20 साल में अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, $1 ट्रिलियन मेरा खर्चा था। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। भारत की तो पूरी आर्थिक व्यवस्था 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर है। कहते 1 ट्रिलियन मेरा खर्च हुआ था। अमेरिका की 32 ट्रिलियन है, चीन की 20 ट्रिलियन है। उस टाइम से पैसा हमें बहुत खर्च करना पड़ा। 10 लाख शरणार्थी आ गए थे, 1 करोड़ 100 लाख 10 मिलियन शरणार्थी आ गए थे ईस्ट, उस समय ईस्ट पाकिस्तान से, बाद में जो बांग्लादेश लगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? हमारी उस समय की प्रधानमंत्री कई देशों में गई कि भाई देखिए, आप जिहादिस्तान को मना करिए, ना ठोके इन बंगालियों को, क्योंकि वो ठोक रहा था और वो फिर मेरे पास भागे आते थे अपनी सुरक्षा के लिए। ना ठोके, मेरी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि उसी कुछ देर पहले ही तो हमारी कृषि भी भंग हो गई थी 66-67 में। अमेरिका से हमने अनाज लिया था, भीख में अनाज लिया था। तो हमने कहा कि हमारी मदद करो। वो सब गोरे तो हुई हो, हाँ अच्छा ये तुम्हारी समस्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जंग हुआ, टूट गया, खर्चा बहुत हुआ। खर्चा कहाँ से आएगा? उसके बाद हमने देखा कि 73 में ऑयल प्राइस शॉक, जब इजराइल के साथ दूसरा जंग हुआ, पहला 67, दूसरा 73, तो अरब देशों ने पहली बार तेल को एक हथियार बना दिया
और $5 बैरल से ओवरनाइट $20 कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। तो क्या करें टाइगर, हम लोग दिक्कत होती है। जी। इकोनॉमी आपकी और कमजोर होगी, विदेशी मुद्रा आपकी खत्म होने लगी। फिर मैं आता हूं 80s में, ग्लोबल हालत बड़ी खराब हो गई थी। किसी देश की ये इकोनॉमी है, किसी की वो है। अमेरिका में भी बड़ी समस्याएं हो रही थी, उनका कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत संघ के साथ। 91 में सोवियत संघ टूट गया, और उस समय मेरे पास, मेरे बैंक में विदेशी मुद्रा $1 बिलियन से कम थी। बिलियन में 9 शून्य होते हैं। मेरे पास केवल 2 हफ्ते के लिए इंपोर्ट का पैसा था, उसके बाद मैं इंपोर्ट नहीं कर पाता। ये 1991 की बात है। मैं उस समय जिस दफ्तर में काम करता था वो प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार थे, मैं उनके साथ था। तो फिर ये सुझाव आया कि आपको अपना सोना गिरवी रखना पड़ेगा, और हमने 67 टन सोना अपना गिरवी रखा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमें कहा था भाग जाओ, हम पैसे नहीं देंगे। हमें $600 मिलियन की जरूरत थी, हमें कुछ इसेंशियल इंपोर्ट्स करने थे, नहीं तो हमारी जो फैक्ट्री थी वो बंद हो जाए। तो कहा गिरवी रखो। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में हमने वो सोना गिरवी रखा। तब हमको इन देशों ने $600 मिलियन का लोन दिया। और जब हमारा सोना ट्रकों में हम एयरपोर्ट ले गए थे वहां भेजने के लिए, बेटा कुलदीप, मुझे अभी तक याद है, मैं अपने बॉस के कमरे में, वो विदेश मंत्रालय से नहीं थे, ही वाज टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, सैम पिट्रोडा, बड़े मशहूर थे। अब तो कांग्रेस के साथ हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। हम बहुत मित्र थे, तो मैं उनके दफ्तर में गया, साथ वाला मेरा दफ्तर था। मैंने कहा सैम, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। कहते क्या बात है दीपक? मैंने कहा साहब, मैं ऐसे देश के लिए काम नहीं करूँगा जिस पे कोई भरोसा नहीं करता। मैं रोया फूट फूट के उसके कंधे पे। तो उसने मेरे बालों को सहलाया, कहा दीपक ये भी समय गुजर जाएगा। तो मैं 91 की बात कर रहा हूँ, $1 बिलियन नहीं थे मेरे पास। अब 35 साल बाद 700 बिलियन 800 बिलियन तक हम पहुंच गए थे। जी। परिवर्तन आप देखिए, वो जमाना हमारे लिए बहुत खराब था। फिर जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट आया, ये हुआ वो, फिर हमने देखा किस तरह से हल्के हल्के सिचुएशन जो है वो सुधरने लगी। लेकिन बीच में 1990 में कारगिल हो गया, 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हम पे प्रतिबंध लगाए गए। और जो लोग अभी कहते हैं कि अरे अमेरिका जो प्रतिबंध लगाना चाहता है लगा दे, नहीं टाइगर लोग, आपको मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम है सर। हमें बहुत तकलीफ हुई थी, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी डिनाई की थी, स्पेस टेक्नोलॉजी डिनाई। वो मूवी नंबी नाम्बियार की तो आपने देखी होगी, बिल्कुल। नंबी नारायण की जो मूवी है, हमारे स्पेस प्रोग्राम को तोड़ने की कोशिश की गई थी। 10 साल पीछे पीएम साहब ने खुद इस बात का स्वीकार किया है कि 10 साल पीछे चला गया। लेकिन उस 10 साल में फिर हमने आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठाए। और अब जब हमारा मार्स मिशन गया था, मॉम मिशन ऑन मार्स, जी। जिसको पीएम साहब कहते हैं मॉम जी। मिशन ऑन मार्स गया, तो ये भी उन्होंने बताया कि जितना आप 1 किलोमीटर के लिए ऑटो रिक्शा में खर्च करते हो, उसी हिसाब से हमने मार्स जाने में हम वहां पहुंच गए। दुनिया को और जलन हुई गोरों को। पेरिस में जब मैं पोस्टेड था, हमारे जो सैटेलाइट्स थे वो फ्रेंच गायना से फ्रेंच कंपनी अंतरिक्ष में भेजती थी। अब मैं सारी दुनिया के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 450 सैटेलाइट्स अभी तक भेज चुके हैं अंतरिक्ष में 35 देशों से। क्योंकि मेरी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, और हमारे दाम भी इतने महंगे नहीं है। ये बहुत सी चीजें होती हैं, थिंग्स वी फील प्राउड अबाउट। तो ये सब मैंने देखा है। रेलवेज अगेन, जब मैं पेरिस में पोस्टेड था तो हमारे पास एक ऑफिसर था फ्रॉम इंडियन रेलवेज, तो उसका यही काम था कि देखिए उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ला सकते हैं भारत में, क्या नहीं हो सकता। मैं स्पेन में जब पोस्टेड था एज डेप्यूटी एम्बेसडर, तो वहाँ पर एक हमारे रेल मंत्री तो गुजर गए, आए थे, तो उनको फास्ट ट्रेन में सफ़र कराया। कहता है भारत में ये सब कब आएगा?
मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। और आज देख लीजिए, तो ये जो दौर जिससे हम गुजरे हैं ये बहुत कठिन थे बेटा। ये भी सही है कि मेरी सर की आंखें आगे हैं, पीछे नहीं है। लेकिन अगर मेरा मानना है जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य नहीं है। हमने गलतियां की, स्वीकार किया और सुधार करने की कोशिश की। ये भारतवासियों का एक अहम, हमारी एक ताकत है। और दूसरा है देश प्रेम। आप मानो ना मानो, ये है हमारे मकोड़े कीड़े जो घूमते रहते हैं इधर उधर, कॉकरोच हो गया, चाहे मस्कीटो हो गया, चाहे मक्खी हो गई, डोंट वरी अबाउट दैट। रियलिटी इज कि 140 करोड़ के देश में 99.99% लोग बहुत लॉयल हैं भारत की तरफ। और इसमें भी मैं चला गया था अपने गुरुदेव के आश्रम में, और मैंने वहां उनसे कहा कि 2 दिन के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं समझना चाहता हूं ये क्या है। तब मुझे एक सवाल का जवाब कि हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। ये तब मुझे समझ आया, और तब से आज तक मैं उसको भूला नहीं हूं। इतनी अच्छाई मैंने देखी है बेटा इस देश में, इतनी इज्जत से लोग बात करते हैं, इज्जत दो, इज्जत लो। हाँ, कुछ है बेईमान, मेरे साथ ऐसे हादसे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे गुरु ने कहा था कि दीपक जहां भी जाओ वहां पे थोड़ी सूरज की रोशनी बांटो। तो आज मैं आपके साथ मुंबई में हूं, और ये हमेशा मैं करता हूं। मैं होटल में जहां ठहरा हुआ था, बड़ा अच्छा होटल है, आज सुबह चेकआउट किया तो मैंने कहा कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए। सब घबरा गए, क्या हो गया कि भारत का राजदूत नाराज हो गया, प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार है अफ्रीका में। तो मैंने कहा बुलाइए उसको। तो आया, हाँ सर क्या हो गया। मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है। देखिए, मैंने उससे कहा शिकायत करना मेरा अधिकार है। अरे कुछ तो गलती करो कि मैं शिकायत करूं आप लोगों के लिए। मेक सम मिस्टेक सो आई कैन कंप्लेन। तुम तो गलती नहीं करते हो, हर चीज इतनी पर। फिर उनके चेहरे पे इतने बड़ी बड़ी मुस्कान है, ताली बजाने लगे। तो बेटा, आलोचना किसी की करना बड़ा आसान है, करिए आलोचना, बट नॉट जिसको हम कहते हैं मलिशियस क्रिटिसिज्म, बिनाइन क्रिटिसिज्म। भाई देख, अगर ऐसे करे शायद ठीक हो जाए, और फिर एकदम जवाब देते। मेरे जो ड्राइवर्स हैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारी हैं, दूसरे हैं, सब ये कहते हैं कि पहली चीज उनको सिखाता हूं, किसी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, लाल बत्ती को नहीं टापेंगे, और कोई सड़क पार कर रहा है आप रुकेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। और मैं देखता हूं कि वो जवाब देते हैं, उसका दे रिस्पॉन्ड, नहीं टापेंगे लाल बत्ती। सो अगर ये चीज सिविक सेंस जो लोग कहते हैं भारत में नहीं, ये गलत है। लेकिन जो एक्स कॉलोनीज थी अफ्रीका में, तो बुरी हालत है। वो कहते हैं कि गोरों ने हम पे हुकूमत की थी, वो सरकार जो थी तो उनको उसको लूटना है। अब वो गोरों की सरकार तो चलेगी, तो जो अभी मौजूदा सरकार है उसको लूटेंगे। वो तो टैक्स वैक्स भी नहीं देते। आपका पड़ोसी जिहादिस्तान में वही हालत है। हमने ये समझ लिया है कि ये हमारा देश है बेटा। मैं सनातनी हूं, एक पठान और सिख का बेटा सनातनी है। हमारे धर्म में तो आप जानते हैं यूनिवर्सल रिलीजन। मैंने भगवान को नहीं देखा है, भारत मां को देखा है। अब भगवान को नहीं देखना चाहता। और जब मेरा समय आएगा शरीर त्यागने का, और अगर वो मुझसे मिला, उसे कहूंगा मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए, वापस भेज दे, भारत भेज, बहुत काम करना है। सही है गलत है मेरा विचार है, माफ करना मैं भावुक हो जाता हूं। नो प्रॉब्लम सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने 50 साल पहले का भी भारत देखा है, जब दुनिया भारत को एक गरीब देश के तौर पर देखती थी, और आप आज का भारत देख रहे हैं, तो आज दुनिया भारत को कैसे देखती है? मैं भी बता देता हूँ। मेरे पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट परवाह नहीं करते थे। थाईलैंड जैसा छोटा सा देश, कंबोडिया जैसे जहां मैंने काम किया है, हिंदुस्तानी आ गया। आज जब मैं जाता हूं, कई सारे देश तो वीजा ही इंसिस्ट करते कि हमारे पास होना चाहिए। मैं बताता हूं, गिव यू स्मॉल एग्जांपल। सूडान में मैं आपका राजदूत था, सूडान, दक्षिण सूडान में। वापस आ रहे थे मेरी पत्नी और मैं,
दुबई से हम गुजरे, तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला हमने पासपोर्ट दिए, कहते हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैंने कहा, कहते हैं सर मेरी मशीन आपका पासपोर्ट पढ़ नहीं पा रही है जो आपका ट्रांजिट का है, तो आप वहाँ मेरा सुपरवाइज़र का क्यूबिक, आप बुरा ना माने सर, बड़े प्यार से बोला। मैं अरबी बोलता हूँ, तो अरबी में मुझसे कहा सर, उसने कहा सफ़ीर वहाँ जाके, राजदूत वहाँ जाके, श्योर। तो मैं गया, वहाँ 10-15 लोग कुर्ता ये सलवार कमीज़ पहन के बाहर उसके कमरे के खड़े थे। मैं अंदर गया, मैंने कहा साहब, मौलाना कहते हैं उनको, मैंने कहा मौलाना ये वो क्या, देखा उसने कहा भारत इंडिया, मैंने कहा कहता गो ऐसा हो गया, ठीक। तो जाते मैंने पूछा ये कौन है जो बाहर खड़े हैं, तो कहता आपके पड़ोसी मुल्क के। तो मैंने कहा अरे वो तो आपका मुस्लिम भाई है। कहता हाँ वो तो है, पजामा उतारूंगा इनका पहले, मैं अंदर जाने दूंगा। तो भारत की छवि अब आप खुद समझ जाइएगा। अभी कौन सा महीना गुजरा है, मई का और जून का, अभी जून के महीने में है जी। कितनी गर्मी थी देश की राजधानी में, और कौन आता है, अमेरिका का विदेश मंत्री आता है, जापान का आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, लाओस का राष्ट्रपति आता है, म्यांमार का राष्ट्रपति आता है, जापान से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। क्यों आ रहे हैं ये, छोले खाने मेरे साथ। मलेशिया का आता है, नेपाल का आता है। क्यों? भारत की ताकत को समझते हैं। और नेपाल का प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करता था, जो नया आया है, क्या नाम उसका, बालन शाह, तो उसको मेरी तरफ संदेश दे देना, देख टाइगर, बालन शाह तू ज्यादा फुदक मत, अगर मेरा शाह अमित शाह अपनी हरकत पे आ गया ना तुझे पता नहीं लगेगा तेरी क्या हालत होगी। मजाक में। तो बेसिकली जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमारा रायसीना डायलॉग होता है फरवरी में देश की राजधानी में, 110-120 देश आते हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन पहुंच जाता है। क्यों भाई, छोले भटूरे अच्छे लगते हैं आपको? आपका मार्केट 140 करोड़ का मार्केट, वो चाहिए। भारत से लेबर चाहिए। देखो मेरी जनसंख्या भारत की जो 140 करोड़, मेरी मीडियन एज, मीडियन का मतलब होता है मिडिल की जो एज है, मेरी है 29। मेरी तरह और आपकी तरह आधे भारतवासी 29 से कम है, और जो बाहर खड़े हुए थे लोग उनकी तरह 70 करोड़ हमारी तरह 29 से कम है, और 70 करोड़ जो कुछ बुजुर्ग हैं ना उनकी तरह 29 से ज्यादा है। अब दुनिया का, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द यंगेस्ट लार्ज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन, नंबर 1 है दुनिया में हम पॉपुलेशन। जापान की मीडियन एज 49 है। तो जापान के एक पुराने राजदूत, मेरे बहुत मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बातचीत करते रहते थे। आई स्पीक सम जापानीज वर्ड्स ऑल्सो। तो उन्होंने बताते थे कि भाई पिछले, हम बात करें अभी जो साल गुजरा है 2025 में, जापानीज मदर्स ने पूरे देश में 7,40,000 बच्चे पैदा किए थे, और 8 लाख से ज्यादा जापानीज गुजर गए थे। यानी जनसंख्या घटती जा रही है ना। इफ मोर डाई देन आर बॉर्न, तो जनसंख्या घटेगी। तो उन्होंने कहा पूरे देश में 7,40,000 बच्चे पैदा किए थे। तो क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, दोनों राजदूत में हम मिलते थे, मैंने कहा राजदूत आई फील सॉरी, उससे ज्यादा तो हम दिल्ली में करते थे ये क्या दिक्कत वो भी खूब हंसे। तो फिर कई बार जब मेरे को लोग कहते हैं कि भाई देखिए भारत की एक समस्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, कई लोग ये ऐलान कर, मैंने कहा टाइगर हमारी रिप्रोडक्टिविटी बहुत हाई है प्लीज। सर बहुत सारे लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है कि एक एम्बेसडर कौन होते हैं, वो करते क्या हैं, क्योंकि दुनिया भर में भारत की एम्बेसीज हैं। मैं चाहूँगा आप बताएं कि एम्बेसीज करती क्या है, इनका काम क्या होता है। मैं बताता हूँ, साथ में ये भी खा रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। क्योंकि ये होता है, पुराने वक्तों में जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, और दुनिया में व्यापार होता था, आदान प्रदान, जंग होते थे, तो आप अपना एक प्रतिनिधि दूसरे देश में भेजते थे, उसको एम्बेसडर कहते थे, या हाई कमिश्नर अगर कॉमनवेल्थ का है। वो अपने देश के जो इंटरेस्ट थे उनको रिप्रेजेंट करता था। दूसरे देश से कहता था भाई मेरे पास आओ, पूंजी निवेश करो, या जंग हो रही है उसको रोको, या फिर मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश होती है। एम्बेसडर का काम शुरू में ये होता था। उसके बाद फिर हल्के हल्के ट्रेड पे फोकस आ गया, फिर नए चीज़ आ गई, वीज़ा लगाओ, वो भी उसका काम है। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी आ गई, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ तो योगा है। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 185 में योगा प्रैक्टिस किया जाता है। ये कल्चरल, ये भारत की ताकत है। अब आयुर्वेदा देख लीजिए, ये भी हम प्रमोट करते हैं। तो जिन लोगों का ये आइडिया है कि सिर्फ हम पार्टी पे जाते हैं और शराब पीते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग,
हम जाते पार्टी पे क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे से बातचीत करें और समझने की कोशिश करें भाई उसका विचार क्या है, मेरा विचार क्या है. दिस इज द होल आइडिया. अदरवाइज मेरे को कोई जाने की जरूरत नहीं है. मैं इतनी पार्टीज में मेरे को कोई खास जो शराब नहीं पीता है उसकी कोई इतना लगाव नहीं है. बट बेसिक आइडियाज कि आप अपने देश के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट. और डिप्लोमेसी में एक चीज हम कहते हैं, मैं भी जब लेक्चर देता हूं, झूठ मत बोलो. सिंसेरिटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना. देखिए, एक सोमालिया की मैडम एम्बेसडर थी, पता नहीं अब हैं कि नहीं, ये मैं 5-6 साल पहले मेरे पास आई थी किसी काम के लिए. मैं कहा बताइए मैडम सोमालिया का क्या हाल है? अरे बिल्कुल दुनिया का नंबर 1 देश है, सबसे अमीर है, सबसे है. मैंने कहा मैडम मैं एक बार आपका हाथ छूना चाहता हूँ. कहती क्यों? मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ आप हकीकत हैं कि अफसाना है. आज सुबह तो 140 लोग सुइसाइड बॉम्बर में मारे गए थे आपकी राजधानी में. क्या हालत है आपके देश की? कहती है बर्बाद हो रहा है. मैंने कहा अभी तक तो ग्रेटेस्ट था, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि इंटरनेट के जरिए बेटा नैनो सेकंड में खबरें पहुंचती हैं. अब मिसाल के तौर पे आपका जो पड़ोसी है जिहादिस्तान, वहां पे एक जगह है, मेरा इलाका है वो, गिलगिट बाल्टिस्तान. भारत के नागरिक वहां बसते हैं, गैर कानूनी तरीके से उसने कब्जा किया. वहां पे सो कॉल्ड इलेक्शन हो रही थी. और आज सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, आज 10 तारीख को जून को 2026, वहां पर कुछ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जो प्रदर्शन कर रहे थे कि ये इलेक्शंस में बेईमानी हो रही है. अब मैं आपको अंतर बताता हूं बेटा. एक कहावत है कि जब आपका टूल बॉक्स है, कारपेंटर होता है या मिस्त्री होता है, टूल बॉक्स में केवल एक हथौड़ा है तो हर चीज आपको कील नजर आती है, ठोको ठोको ठोको. तो जब आपके हाथ में केवल बंदूक है तो हर मर्ज की दवा गोली आपको नजर आती है. गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो. मारा उन लोगों को इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि हमारा विकास कहाँ है, मेरी नेचुरल रिसोर्सेज तो तुम ले जा रहे हो. और सबसे गंदा इंसान, सबसे गंदी कौम दुनिया में पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान, बड़े गंदे लोग हैं. इसीलिए पश्तून भी नाराज हैं, बलोच भी नाराज हैं, सिंधी भी नाराज हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान. भाई हमारा सामान तुम ले जा रहे हो. हमने ये तो नहीं कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं. तुम हमारा सामान ले जा रहे हो, हमारे साधन ले जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ दो उसके बदले में. असम में भी मूवमेंट इसीलिए तो चली थी. बेटा आपकी उम्र बहुत कम है. हमने गलतियां की हैं पंजाब में. टेररिज्म था ना, मैं भी तो उस वक्त काम करता था विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, राजीव गांधी साहब के टाइम में. गलतियां की हमने पंजाब में, हमने गलतियां की असम में, हमने गलतियां की कश्मीर में, हमने गलतियां की नॉर्थ ईस्ट में. लेकिन फिर हम सीख गए, सुधर गए. तो जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, he is condemned to repeat the same mistakes. If you don't learn from your mistakes, you will keep repeating them. ये कहावत है. So ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, जो हमारी जर्नी थी कठिन थी, लेकिन फिर अपनी गलतियों से सीख से किया गया. अब मैं अपने जिहादिस्तानी दोस्तों से पूछता हूं कि आपने कोई गलती की है कभी? ये गिलगिट बाल्टिस्तान, अजी ये सब आपके एजेंट है. सारा देश मेरा एजेंट हो गया. आपने कोई गलती की है? अजी इंशाअल्लाह सब ठीक है. मैंने कहा मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कोई गलती की है आपने? अजी इंशाअल्लाह हम संभाल लेंगे. ओ यार अल्लाह नहीं आके लड़ेगा यहाँ पे, मैं सवाल पूछ रहा हूं. अगर आपने सुधार करना है, पहले ये तो समझो, ये स्वीकार करो, हाँ ये हमसे गलत हो गया. नॉर्थ ईस्ट में बहुत गलतियां की हैं हमने बेटा, कश्मीर में हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब हम जो है उसको हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर सही रास्ते पे वो हमारे एरियाज आ गए. अभी मैं कश्मीर गया था 29 मई, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय अ फेलो, उसका युवराज श्रीवास्तव. मैंने कहा श्रीवास्तव साहब कश्मीर में कर रहे हैं तो फिर तो सिचुएशन ठीक हो गई है. बेटा वो हुआ था इन अ प्लेस कॉल्ड शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. जब मैं वहाँ पहुँचा, जहाज से उतरा, मुझे स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया था. तो मैं लाल चौक पे गया, बड़ी मशहूर जगह है श्रीनगर. तो मेरे साथ वो 2-3 सिक्योरिटी वाले थे. मैं कहा देखिए आप लोग आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा. मैं अपना जीन्स और टी शर्ट पहन के, मैं कहा आप दूर से नज़र रखिए. घूमा, चाय पी, लोगों से बातचीत की, कोई दिक्कत नहीं. आराम से यंग कपल्स घूमते हैं होल्डिंग हैंड्स. हिजाब भी बहुत कम लड़कियों ने पहन रखा था. अगले दिन मुझे संबोधित करना था. अभी हमारा सिस्टम क्या है कि जो
कोई प्रोग्राम होता है सरकारी या गैर सरकारी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए थे, मनोज सिन्हा, आउटस्टैंडिंग। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वंदे मातरम गाते हैं और उसके बाद जाना गण मन, ये दोनों होते हैं ना साथ साथ। अब जाना गण मन खत्म नहीं होता तो पीछे से 10,000 लोग थे वहाँ हॉल के अंदर और बाहर, और पीछे से आवाज आती है भारत माता की, सारा हॉल गूंज पड़ा जय। ये किसने बोला है? तो मैंने पीछे करके देखा तो 3 लड़कियां थी, हिजाब पहना हुआ था, 2 ने हिजाब पहना था, 1 ने नहीं। तो मैं स्टेज पे था, मैं स्टेज से उतर के गया, मैंने गवर्नर साहब से जाया, मेरे साथ जरा, मैं उस समय थोड़ा कोई फिल्म चल रही थी, डॉक्यूमेंट्री। तो मैं उनको कहा बेटा ये आप ये क्यों कह रही हैं? हमने तो सुना था कि आप तो खड़े भी नहीं होते जब हमारा राष्ट्रीय गान होता था। शी सेड सर, हमें बेवकूफ बनाया गया है, हमारा बचपन छीन लिया उन्होंने। जो बुढ़े बैठे हैं उस तरफ, जो कमीने बैठे हैं, हमारे बचपन, हमें पत्थर मारना सिखाया गया। कभी स्कूल बंद हो जाता था, कभी कॉलेज बंद, अखबार में छाप देते थे, हम डर के मारे नहीं जाते थे, वो स्ट्राइक्स करते थे। अब ये सारी हुकूमत तो उनकी चलती थी। एक पुराने गवर्नर साहब, मेरा ही नाम है उनका, उन्होंने बताया था एक बार मुझे कि जब उनके टाइम में होता था वहां पर नेशनल एंथम, तो 2 या 3 लोग पूरे हॉल में खड़े होते थे, अब पूरा हॉल खड़ा हो गया, भारत माता की जय। तो कहने लगे कि हमारा बचपन हमें लौटा दो। मैं कहा बेटी, मैं आपका बचपन तो नहीं लौटा सकता, मैं तो एक इंसान हूं, वो तो भगवान कर सकता है। तो कहती फिर एक काम करिए सर, आप तो दिल्ली में इतने क्लोज हैं, स्पेशल एडवाइजर हैं, अब जो हमारा आगे आने वाला यंग यूथ है उसको मत बर्बाद करिए। मैं कहा बेटी कोई नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, इस बुढ़े का वादा है, कोई नहीं हाथ लगाएगा आपकी जवानी को, ऐश करो, अब तो आप भारतीय हैं। इतना अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके। फिर मैं घूमा शहर में, नजदीक गांव में भी गया, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन वहां पर पड़ली तरफ इंशाअल्लाह वो फिर ये करेंगे, इंशाअल्लाह हम ये, यार तू चुप क्यों नहीं करता है? मैं जाता हूं न्यूयॉर्क, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं बेटा, लेकिन अगर हर मुद्दे में आप धर्म को ले आओगे फिर तो आप हार गए। न्यूयॉर्क में जाता हूं, एक जिहादिस्तान के राजदूत वहां सेटल्ड हैं, उनके जितने राजदूत जनरल हैं ना, वो सब भाग जाते हैं देश छोड़ के, तो पता है यहां तो कुछ रखा नहीं, जितना लूट सकते हो लूटो फिर भाग जाओ। तो घर पे बुलाया मुझे डिनर पे, मेरे बहुत अजीज मित्र थे, एक देश में हम साथ साथ थे। घर गया, फिर जैसे होता है उन्होंने अपनी बेटे से मिला, ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये मेरा ग्रैंडसन है, और बेटा कैसे हो? तो बड़ी इज्जत के साथ, उसके दादा का घर था, तो मुझे भी बोला दादा आप कैसे हैं? मैं कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बताओ, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत आपकी तहजीब बहुत है। तो बेटा क्या करोगे बड़े हो गए? अभी तो 7-8 साल का है। दादा मैं फौज में जाऊंगा। शाबाश बेटा, देश की रक्षा करोगे? नहीं दादा, हिंदुओं को मारूंगा। क्या बोलूं उसको? दिल करता जूता उतार के उसके दादे के मुंह पे मारूं। ये सिखाता है तू बच्चों को, फिर बड़ी बड़ी बातें करता है। जॉर्जिया में जब आपका राजदूत था, सुनिए इस बात को, उस देश की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, साबा उसका नाम है जहां तक मुझे याद है, वो एक फिल्म बनाने आई थी, उसके साथ भारतीय एक्टर एक्ट्रेसेस भी थी, ये जिहादिस्तानी थी और सारी टीम इंडियन थी, कोई 50-60 लोग आए थे। जॉर्जिया बड़ा खूबसूरत देश है, फॉर्मर सोवियत संघ। फिर उसने टेलीविजन पर, मुझे बाद में पता लगा, जो हमारी टीम आई थी, मेरा एक ऑफिसर गया था, तो हमारी फिल्म टीम, हाँ जी चलिए, ठट 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 मोड़ लगाई, चलो जी। उसको रोक लिया। कौन सा पासपोर्ट है? पाकिस्तानी। कभी अफगानिस्तान गई हैं, कभी इससे मिली हैं, कभी उससे मिली हैं। वो फूट फूट के रोने लगी हमारे सामने कि 2 घंटे तक तो मेरे को उन्होंने परेशान किया, आपके तो सारे लोग चले गए, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो, वहां जाके पता लगता है कि पाकिस्तान की चाबी क्या है। सीधा वो पता करना चाहते थे कि आतंकियों से मेरे कोई संबंध है कि नहीं। रोई बच्चों की तरह। अब क्या मैं कह सकता हूं उसको? शांत हो जाइए बेटा। तो ये बेटा मैं फर्क देख रहा हूं, क्योंकि दुनिया भी ये नहीं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, भारत हमारा लीडर है। हमसे ये कहते हैं अफ्रीकन देश की 30 साल पहले जहां भारत था, हम आज वहां हैं अफ्रीका के। हम आपसे सीखना चाहते हैं। 100 से ज्यादा तो उनके डिप्लोमेट्स हमारी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं, सीखना चाहते, देखना चाहते हैं कि भारत ये कैसे कर रहा है। इतनी डाइवर्सिटी के, हम तो कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं तो बोलता हूं डाइवर्सिटी इन आवर यूनिटी। यूनिटी तो है कोई, बट उसमें डाइवर्स। आप महाराष्ट्र में एक गांव से दूसरे गांव तक चले जाए, उनका भाषा भी थोड़ी अलग हो जाएगी, भोजन भी अलग हो जाता है, एंड येट वी आर वन कंट्री। यही तो कमाल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर हमने
और फिर हमारी एक्सेप्टेंस सनातन की ये है, भाई तेरा तुझको, हमारी जो हम गीत गाते हैं, आरती जो करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बेटा इसकी बहुत मायने रखता है कि आपका जो है वो आपको मुबारक हो, जो मेरा है वो हम अपने पास रखता हूँ। सब भारत सरकार कहती है कि हम पीओके लेकर रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन क्या हम पीओके के लोगों को भी लेंगे? बिकॉज उनकी लॉयल्टी तो पाकिस्तान के लिए होगी। नहीं है बेटा। एक बार मेरे एक अमेरिकन दोस्त हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, मैं उनको बिल्लू भाई क्लिंटन कहता हूँ। बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति होते थे, मैं उनको बिल्लू भाई कहता हूँ। मिले हुए हैं हम लोग, मजाक करता हूँ ना बिल्लू भाई। अच्छा, कभी पहली बार मैंने कहा सर दिस इज अ पंजाबी नेम बिल्लू। ओह इट्स फ्रॉम द पंजाब, इट्स फ्रॉम द पंजाब। तो बिल्लू भाई क्लिंटन से पूछा गया था कि तेरे को वोट क्यों दे 90s में जब वो लड़ रहा था इलेक्शन, जॉर्ज बुश को क्यों ना दे, जॉर्ज बुश सीनियर। तो कहता है इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, यानी आर्थिक व्यवस्था जब तुम्हारे देश की कमजोर हो जाए तो आप नाराज होते हो, मैं उसको सुधारूंगा, और उसने किया। तो मेरा भी ये मानना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले, उनको पता है कि अभी एक कहानी और बताता हूं कि हमारा रियल कश्मीर जो मेरे पास है, इन्होंने तो गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, कि हमारी तरफ 8-10 हज़ार हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उनके पास कुछ नहीं है। दवाइयां भी उनकी हैं वो एक्सपायर्ड हैं, पैसे नहीं हैं। और फिर अगर मेरा पेट्रोल आज भारत में 100 रुपए में आया ना, बहुत उछल रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो विदेशी जो जंग हो रहा है खाड़ी में, वहां से उसके कारण अब उसके पास 500 रुपए का लीटर है, मेरा 100 रुपए। वो सब ये देखते हैं। कारगिल में कभी कभी जब मैं जाता हूँ, एक बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, 3-4 साल पहले गया हुआ था, तो वहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके के कुछ लोग आए थे। डायरेक्ट रोड से आए तो स्कार्दू से कारगिल तक तो 30-35 किलोमीटर, लेकिन पूरा घूम के पहले इस्लामाबाद जाओ, वीज़ा मांगो, फिर दिल्ली आओ, फिर दिल्ली से बहुत लंबा पड़ता है, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर। तो आए मेरे पास, और वो शीना भाषा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ शीना, कारगिल में रहा हूँ तो आई हैव लर्न सम शीना। तो मेरे को पता लग गया कि भारत का राजदूत है, विदेश मंत्रालय में है, अब यहाँ विशेष सलाहकार आए मेरे पास। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप, हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं तो कर नहीं सकता, वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है, मेरे मंत्रालय का तो कुछ नहीं है, पर दिल्ली जाके अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने कहा आप रहना क्यों चाहते हैं यहाँ पर? नहीं सर कितना खूबसूरत है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा भाई गिलगिट बाल्टिस्तान भी जो जिस एरिया से आप आते हैं वही तो बड़ा खूबसूरत है, वो तो सही है, लेकिन यहाँ सुरक्षा बहुत है। हमारी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई साहब उम्र के थे, अच्छे लोग थे, 60-70 के, उनके रिश्तेदार थे ना इस तरफ। तो मैंने कहा क्या वहाँ आपके यहाँ सुरक्षा नहीं है? मैंने कहा यहाँ तो हमारी फौज है भाई। कहते हैं हाँ वो तो हमारे रखवाले हैं सर, हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा आपकी तरफ भी तो फौज है? तो उनमें से एक जो बुजुर्ग था ना, कहता है मुझे कहना नहीं चाहिए राजदूत, रात को हमारी बेटियां ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं, वहां की फौज। मैं भी बाप हूं बेटा, क्या कर सकता। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, मैंने कहा भाई माफ कर देना मुझे, वो इसलिए आना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं। ये तो कहने के लिए ठीक है कि जमीन हमको दे दो, वो लोग रख लीजिए, वो अपना इरादा, उनकी लॉयल्टी अब नहीं है। और जब वो देखेंगे कितनी डेवलपमेंट हो रही है भारत के अंदर, किस रफ्तार से, और किसी को हम फुसफुसा नहीं रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है। यू नो, आई टेल यू समथिंग, इजराइल के साथ हमने दोस्ती की 1990 के दशक में। उससे पहले तो हम सबसे ज्यादा चिल्लाते थे फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन। इजराइल को रिकॉग्नाइज किया लेकिन एम्बेसी नहीं खोली थी। फिर हम लोगों ने बैठ के फैसला किया कि हम फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्लाते थे, इजराइल को हम इतनी मान्यता नहीं देते। हमको डर था कि हमें को अरब लोग एनर्जी नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, और दूसरा मुस्लिम, भारत की मुसलमान वोट का क्या होगा। एक वहां संस्था थी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके नेता थे यासिर अराफात। मैं मिला हुआ उनसे, हमने उनसे पूछा कि देखिए अब हम इजराइल के साथ नॉर्मल कर रहे हैं, आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं है, क्योंकि सब आप तो पैलेस्टाइन के लीडर हैं। कहता हम खुद नॉर्मल करने जा रहे हैं, आप वो करिए जो आपने करना है। फिर हमने नॉर्मल किया, और फिर जब हमने असेसमेंट किया कि इन लोगों ने हमारा कोई समर्थन नहीं किया था, हमको तेल मुफ्त में नहीं दिया था,
जब तेल की कीमतें बढ़ाई, मार्केट की कीमत हमसे ली थी। वो तो ऐसी हमारी तरफ भ्रम था। जब वो भ्रम टूटा, फिर अब आज हमारे संबंध जो इजराइल के साथ हैं, 32 देशों में इंक्लूडिंग इजराइल अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र भाई मोदी को दिए। 32 देशों में 9 मुस्लिम देश हैं जी। अब वो समझ गए हैं। यूएई वाला प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भागा आता है, पीएम साहब भी उधर जाए। इसी साल जनवरी में आया, पीएम साहब अभी गए, क्योंकि जब जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया ने कोई डिफेंस एग्रीमेंट की। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में अजीब से संबंध है। किसी के भाई ने किसी की माँ से शादी की है, किसी के बाप ने किसी की बेटी से शादी की है, तो आपस में सब कजन्स, अंकल्स, आंटीज हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया यूएई की बनती नहीं थी, कजन्स में फूट पड़ गई थी। फिर वो भागा आया हमारे पास कि सर अगर कुछ हो जाए, अगर सऊदी अरेबिया के साथ तो मेरा वैसे ही मिलिट्री एक्शन हो चुका है, तो हमारी मदद करना, डिफेंस एग्रीमेंट करो। उन्होंने भी किया। हमने कहा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग और ये और वो आपकी जो हम मदद कर सकते हैं करेंगे। अब अरब देश मेरे पास आता है कि दूसरे अरब देश से मुझे बचाओ। तो ये एकता कहां गई? इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, 57 कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 देश हैं, और आज हमारी इस धरती पर 2026 में 50 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यानी गोलियां चल रही हैं 50, और उनमें से 46 में इस्लामिक देश इन्वॉल्व है या इस्लामिक मूवमेंट्स। अब बताइए मुझे। सो पीपल अंडरस्टैंड दिस, पूछते हैं। हाँ, जमाना हमारे टाइम में भी जब राइट्स होते थे हिंदू मुस्लिम के, नहीं होते हैं, बहुत कम हो गए। रेलवे एक्सीडेंट्स हमारे कितने होते थे, वो भी कम हो गए जी। और येस्टरडे 9 जून को मेरा 46 इंच का 56 इंच का नहीं है, 46 इंच का है, तो वो तो और चौड़ा हो गया, क्योंकि कारगिल वो सुरंग। अब बचपन में याद है, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी श्रीनगर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो बनिहाल टनल बन रही थी जम्मू और श्रीनगर को लिंक करने के लिए। बर्फ पड़ती थी, रास्ता बंद हो जाता था, और उनका काम था वहां लाइटिंग देना। अब बचपन में मैं भी गया, चले जाते भाई छुट्टियों के टाइम में, जाओ ये डैड को मिलके आते हैं माँ के साथ। मैं देखा कुछ गोरे मंडरा रहे थे। अब बचपन की क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चे की, पापा ये कौन लोग हैं? बेटा ये जर्मन है। पापा ये क्या कर रहे हैं यहाँ? तो बेटा ये हम जो सुरंग बना रहे हैं, ये उस तरफ से ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी जर्मन कंपनी इधर से, ये बीच में मिलेंगे। तो मैंने कहा कि हम लोग वो नहीं कर सकते। तो पापा थोड़ा सा हिचकिचाए, बोले बेटा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये नहीं होता, हमें एक इधर को निकल जाएगा, एक उधर को निकल जाएगा। ओके, खत्म हो गई बात। अब येस्टरडे 14 किलोमीटर 13 कुछ, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग उस ऊंचाई पे, दुनिया की 2 डायरेक्शन, आने के लिए जाने के लिए, उसका बस 1 फुट कंक्रीट दोनों तरफ से ड्रिल कर रही थी भारतीय कंपनी, दोनों तरफ से, मेगा इंजीनियरिंग उसका नाम है, और 1 फुट बचा था, और वो आखिरी ब्लास्टिंग नितिन गडकरी ने की। ब्रेक थ्रू हो गया। अब जहां 5 घंटे लगते थे जोजिला पास को क्रॉस करने में, जोजिला का मतलब होता है पास का मतलब होता है जो पहाड़ के अंदर रास्ता होता है, पास ऑफ ब्लिजर्ड, तूफानी पास। 5 घंटे लगते थे, मैं तो जाता रहता हूं ना हर साल। अब 15 मिनट लगेंगे। अटल टनल रोहतांग सेम, उसके थ्रू जाओ। अब ये चीजें जब हम करते हैं तो बेटा मेरा तो सीना चौड़ा होता है ना। ऑलरेडी फोन्स आ रहे हैं कि अम्बेसडर साहब मुबारक हो। अच्छा, हमारे पास भी ये अफ्रीका के देश का ये समस्या है, पहाड़ बहुत हैं, बताइए आप लोगों ने कैसे किया? आप अपनी मशीनें कहां से लाते? उसको हम TBM कहते हैं, टनल बोरिंग मशीन। इस तरह वो हथौड़ा छेनी से नहीं बनती है। पहले तो ड्रिल करते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी, फिर थोड़ा आगे पत्थर को बाहर फेंका, फिर अब तो बोरिंग चलती है, दोनों तरफ से चलती जाती है और पत्थरों को जो गंध होता है फेंकती जाती है। तो आपने ये मशीनें कहां से ली हैं? मैंने कहा मैं पता करता हूं। मैंने बात की किसी सीनियर से, कहता है 2024 में चीनियों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत को हमें, चीन बहुत बनाता था टनल बोरिंग, उससे पहले जर्मनी और जापान, केवल 2 देश, और लूटते थे सब। तो चीन ने प्रतिबंध लगा दिया, भारत को नहीं देंगे। आपके कोई दोस्त वोस्त नहीं है? तो बड़े बदमाश लोग हैं चीनी, उनका एक ही भगवान है, उसका नाम है पैसा। तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और PM साहब ने पूछा कि हम नहीं बना सकते? तो हमारी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कहा क्यों नहीं बना सकते, बनाई। इस बार जो हम यूज कर रहे हैं वही टनल थी। और फिर आपके यहाँ मुंबई में सर वो मलाड कौन सा वो लिंक बना रहे हैं, कोस्टल रोड,
मलाड कोस्टल रोड, हाँ नीचे सुरंग जो बन रही है, वो भी तो BML, सारी हमारी मशीनें हैं जी। किसी से हम नहीं लेते, अपनी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी शुरू हो जाएगी 1-2 साल के अंदर। तो क्योंकि अब बेटा वो जमाना चला गया है जब आप ऊपर से जाते थे, जी। अब आप जी। पहाड़ के पेट से जाइए, चीरते हुए निकल जाइए दूसरी तरफ, नुकसान किए। बीच में फिर हमारे वो आते थे, वो एनवायरनमेंट वाले, बड़ा शोर में हो पैसे खाते थे विदेशों से, फिर चुप हो गए। क्योंकि जो रुकावट डाल सको डालो। क्यों भाई, आपका देश है, आज मैं हूं कल नहीं हूंगा, भारत तो अमर है। जी। तो ये अगर बात हम समझ जाएं, ये इसको मुलुंड और गोरेगांव, मुलुंड गोरेगांव लिंक जो बन रहा है, हमारी टनल्स, हमारी मशीनें काम कर रही हैं। बताया ना बेटा, हमारे पास जुगाड़ है, हम बहुत तेज हैं, इसको स्वीकार करिए आप। और एक चीज और है, मुझे भड़काओ मत, मैं शांति प्रेमी हूं। चाणक्य ने बताया था, लेट मी टेक अ मिनट, कि महान होने के लिए एक देश को क्या चाहिए। अब चाणक्य 2400 साल पहले, मैं कहता हूं मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा होते, मैं तो उनकी संतान हूं। अरे गोरों के बाप को हम डिप्लोमेसी सिखा देंगे। उसने कहा था देश को महान होना है तो सबसे पहले चाहिए नेतृत्व, लीडरशिप। नरेंद्र भाई मोदी, 32 कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर। और मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन कंपनी है, वो हर हफ्ते सर्वे करके कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। दूसरा उसने कहा डिप्लोमेसी, हमारी तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कहते हैं बंद कराओ जंग, मुझे कहते हैं आप जाइए, हम गए। वो यूक्रेन वाला तो सर्कस का जोकर है, वो तो चुटकुले सुना रहा था वहां पे मीटिंग में, बेवकूफ कहीं का। अब चुप हो गया, अब डर रहा है, मार्क पड़ रही है उसको। अमेरिका ने कहा भाग जा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब यूरोप भी थोड़ा पीछे हट गया। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आपकी आर्थिक व्यवस्था, भाई दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में कुछ लोगों को मैं देखता हूँ टीवी पे आए, वो यूट्यूब पे आते हैं, वो जी अब तो हमारा रुपया कमजोर हो गया, हम सबसे छठी नंबर पे पहुंच गए। अबे तो तू क्यों फुदक रहा है? अगर छठी पे पहुंच गए तो पहुंच गए, तो मैं 110वीं पे पहुंच जाऊं, मेरा क्या जाता है? मेरी पर कैपिटा तो वही है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं बेटा, अर्थशास्त्री हूं। जब मेरी पर कैपिटा वही है, दुनिया में बाकी देश मुझसे आगे निकल जाए, मुबारक हो आपको, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। और फिर ऑलरेडी वी आर नंबर 4। ये सब बकवास करते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। फिर उसने कहा चाणक्य ने कि आपकी एजुकेशन, जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 500, 7% साक्षरता थी, 100 में से 7 भारतवासी पढ़े लिखे थे। आज मेरे पास 60,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं और 80% से आगे हम निकल गए लिटरेसी में। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। समझ रहे हैं? जी। हर 4 भारतवासियों में से 1 विद्यार्थी। अरे ताकत देखो ना, वो नौकरी नहीं है, ये नहीं यार, तुम बैठ के गाली देते हो। अगर नौकरी नहीं है तो स्कूल बंद कर दूं, कॉलेज बंद कर दूं? नहीं जी, ये तो उसने ब्लैक मनी से बनाया। अच्छी बात है। आपको क्या, आपने रंग देखा था उसके पैसे का? ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, क्या फर्क पड़ता है? लगाया तो है घर के अंदर, जमीन में घुसा के तो नहीं रखा हुआ। खर्च कर रहा है भाई, बिल्डिंग बना रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, ड्राइवर आता है, बस वाला आता है, टीचर्स आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, इकोनॉमी सर्कुलेशन जा रही है। फाइनल चीज उसने कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप तो देश के एक बहुत ही विकसित राज्य के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा आपने वेस्टर्न घाट्स की तरफ से? कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं हूं बेटा, वो भारत बनाता है। कौन सा देश है जो एक साल के अंदर 8 नए हवाई अड्डों की नींव रखता है? वो मैं हूं, वो मैं भारत हूं। कौन सा देश है जो एक साल के अंदर 2 मेट्रो सिस्टम की शुरुआत करता है? मैं करता हूं, ये भारत करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं, मेरी तरफ देखिए, हमारे हाईवेज देखिए। अफ्रीकन लोग जो आते हैं, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होता है, मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हो? मैं कहा क्यों? बोले हम तो दिल्ली के इर्द गिर्द गए थे, हमको तो लगता है कि हम दुनिया के सबसे विकसित देश में आ गए। और गुरुग्राम वगैरह जाते हैं, मुंबई आते हैं, आंखें, बेंगलुरु जाते हैं, आंखें खुल जाती। मैं एक विदेशी लिसोतो के प्रधानमंत्री आए थे, जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, तो कोई हॉस्पिटल में चेकअप करा, मैं ले गया। तो गुरुग्राम में एक अच्छा हॉस्पिटल है,
एडमिट भी नहीं थे, बस 7-8 घंटे का प्रोसीजर। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि एम्बेसडर बिल मंगवा दीजिए। मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देव भव, हम लोग संभालें। नहीं मैं दूंगा। मैं कहा सर प्लीज़ डोंट, मुझे शर्मिंदा मत करिए, मेरे को झाड़ पड़ेगी मेरी मिनिस्ट्री में, प्लीज़ सर, या विल टेक केयर। कहता अच्छा कितना है? मैंने कहा यार ये पीछे पड़ गया ये आदमी मेरे। तो मैंने फिर वहाँ के अकाउंट्स वाले से कहा यार बिल तो दिखा तो दे मेरे को, मैं दस्तखत कर देता हूँ, कोई बहाना तो मुझे चाहिए था। कहता मुझे दे दिखा। कहता ये गलत है, इसमें एक शून्य कम है, इतना सस्ता नहीं हो सकता। मैंने कहा सर आप मेहमान हैं, हम मेहमानों को नहीं ठगते, ये हमारी परंपरा है, एक दूसरे के साथ जो मर्जी करें, मेहमान के साथ नहीं करते। तो बड़ा खुश हो। कहता इसीलिए तो आप लोग दुनिया पे राज करेंगे। सो यू नो बेटा, ये चीजें जब मैं सुनता हूं, देखता हूं, मेरा भी सीना और चौड़ा हो जाता है कि हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं। नाराज हो, निराश मत हो, गोरा आपको निराश करेगा। कितनी कहानियां हैं। हमने ओपन 11 करोड़ शौचालय बनाए थे 2 साल के अंदर। नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाए थे, मैंने नहीं बनाए थे, आपके प्लम्बर ने बनाए, आपके मेसन ने बनाए, आपके कारपेंटर ने, जो भी बनाते हैं शौचालय बना दिए। अब हमने कहा जी अब तो 100% घरों में टॉयलेट्स हैं, जिनके पास नहीं है वो कम्युनिटी टॉयलेट में जाते। तो लुधियाना से एक फोटो किसी ने मुझे भेजी, एम्बेसडर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते, ये देखो लोटा लेके बैठा हुआ है रेलवे लाइन के पास। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी। और पीछे लुधियाना रेलवे स्टेशन था। तो मैंने वहाँ के एक म्यूनिसिपल ऑफिसर को फ़ोन किया। मैंने कहा टाइगर मैं ठोकूंगा तुम लोगों को आके, ये क्या हो रहा है? इसके बाद शौचालय नहीं। कहता सर मैं पता करता हूँ। उसने ढूंढ लिया उस आदमी को। तो मुझे फ़ोन करके कहता सर मेरे सामने बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या उसका घर में टॉयलेट नहीं? कहता 2 टॉयलेट है। कहा फिर? कहता है गोरा आया, बोला 1000 रुपये दूंगा, यहाँ लोटा लेके बैठ जा, तेरी फोटो खींच लूंगा। आपका मनोबल तोड़ने के लिए। ऐसे कमीने लोग हैं ये। मैं बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पठान हूँ, बहुत कमीने हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। यूरोप की ताकत खत्म हो गई है, पैसा खत्म हो गया, घमंड अभी नहीं गया, अक्कड़ अभी नहीं गई। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, अंग्रेजी में जो अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, अमेरिका इनोवेट्स, इनोवेशन, चाइना रेप्लिकेशन, नकल करते हैं, भारत है मोटिवेशन, और यूरोप है रेगुलेशन, कानून बनाओ। ये मैं पी रहा हूं, ये जो है ना, ये टेबल लिखा है, टेबल के बाद एक कॉमा होना चाहिए। क्यों भाई? उसमें तेरे को क्या फर्क पड़ता है? नहीं हमारा कानून है। और फिर जो ऊपर से जो इसका हैंडल है ना, ये 2 इंच का है, ये 2 इंच और 1 सूत होना चाहिए। क्यों भाई? दिमाग खराब, और कुछ काम जो नहीं है। अब जो उनकी हालत हो रही है, अब मेरे पास दौड़े आते हैं। सर वेस्ट इतनी नफरत क्यों करता है भारत से? भारत से नहीं करता, अपने ऊपर गुस्सा आता है। 200 साल तक हमने हुकूमत की थी दुनिया पर। ब्रिटिश वाले तो कहते हैं, एक कहावत है, सूरज कभी नहीं डूबता ब्रिटिश साम्राज्य पर, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। सुना है ना आपने ये कहावत? आई थिंक शशि थरूर साहब ने भी कहा था। वो मेरी लाइन है। वो इसलिए नहीं डूबता था कि भगवान भी भरोसा नहीं करता अंधेरे में उनके ऊपर, कि सूरज डूब गया, अंधेरे में क्या बदमाशियां ये करेंगे। वो मेरी लाइन। बाय द वे, एक और मेरी लाइन एक भारत के एक्टर ने यूज की थी, मैंने पॉडकास्ट में इसको किया था, कि पठान का बेटा हूं और एक बार मैं वादा करता हूं फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो उसने अपने एक फिल्म में ये लाइन यूज की थी, पैसे भी नहीं दिए उसने मेरे को, पता नहीं कौन सा एक्टर किसने बताया मेरे को। तो ये जो है ना अंग्रेजों के बारे में, बेटा नफरत नहीं करते। एक तो हमने बाहर निकाला, वो कहते हैं ब्रिटिश के हम तो दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बिल्डर्स थे। मैं कहता हूं हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ब्रेकर्स थे। हमने तो शुरुआत की थी, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द कॉलोनीज शुरुआत की थी 1776 में। अमेरिका ने बाहर निकाल दिया ब्रिटिश को। 250 साल हो गए उनके, अभी 250 साल आज़ादी की उन्होंने सेलिब्रेट किया। हमने फिर शुरुआत की 20वीं शताब्दी में, 47 में हम, फिर अफ्रीका, ये करके वो लोग। ये कैसे हो गया कि गोरे की कोई बात ही नहीं सुनता? हमने बाहर निकाल दिया। ये है गुस्सा उनका, जो आप सही कह रहे हैं कि नफरत अपने आप पे है कि यार ये हमसे क्या कर, लेकिन ट्रांसलेट मुझ पर। और फिर पहला विश्व युद्ध कौन से कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ था? यूरोप में। दूसरा कौन से कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ था? यूरोप में। आजकल सबसे बड़ा यूक्रेन और रूस के बीच कहाँ हो रहा है? यूरोप के अंदर। तो आप लोग, आपकी जिस्म के नीचे, आपकी त्वचा के नीचे हिंसा है, और वो आप अपने आप से नफरत करने लग गए हैं कि देखिए हमने इतने साल ये किया, वो किया, दुनिया पर 200 साल हुकूमत की, ये क्या हो गया? ये वही हुआ जो होना होता है। ये कर्मा कहते हैं इसको।
इसीलिए वो भारत की, सिर्फ भारत की नहीं, वो सारे अफ्रीका देशों में क्या क्या मेरे को कहानियां सुनाते थे, बस भाषण देने में नंबर 1। जब मैं सूडान में था तो उनकी रेलवे लाइन, अच्छा हम बनाएंगे लेकिन आपको ये करना है और ये करना है और ये करना है और ये करना है। और हम क्या करते थे, भाई कितना खर्चा है, $100 मिलियन के, ये ले, तेरे को तो मैं लोन दे रहा हूँ, कल तू वापस, तू नदी में फेंक दे पानी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वापस तो करेगा ना पैसा मेरा। वो गोरे ये नहीं कहते, जो हमारा आदमी बैठ के देखेगा आप खर्च कैसे कर रहे हो, क्यों भाई, तू चाचा है उसका। मेरा जन्मदिन है, कुलदीप साहब मेरे लिए एक तोहफा लेके आए हैं, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, तोहफा उठा के मैं नाली में फेंक दूं, आपका क्या जाता है, आप तो तोहफा मेरे लिए लाए हैं और मेरे को वापस करना है। जो अफ्रीकन देश मुझसे लोन लेते हैं, चलिए वापस नहीं करते, मैं माफ कर देता हूं, लेकिन मेरा क्या जाता है। उन्होंने कहा जी हमको इसलिए चाहिए, देखिए मैंने स्टडी किया, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, लो जी पैसा बनाइए। वो लोग ये नहीं करेंगे। सर आपने 50 साल पहले का भी यूएस देखा है, और तब शायद ही कोई इंडियन यूएस की कंपनी को लीड करता होगा, या वहाँ तो भरे पड़े हैं, आज तो अमेरिकन कोई मिलता नहीं है जो अमेरिकन कंपनी को लीड, भारतीय भरे हुए हैं। यू नो एक चीज है, उस समय अमेरिका जाना तो एक सपना था ना सबके लिए, और यहां तक कि मुझे याद है कई बार मिलते थे किसी शादी के मामले में कि कहीं और जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, अच्छा तो देखा कार्ड मिला कि भाई मेरे बेटी, मेरे पास अभी तक शायद एक मैंने लॉकर में रखा होगा कि सो एंड सो बड़े खुश होंगे अगर माय फादर, मेरी फैमिली आए उनके बेटी की शादी के लिए, और उसकी शादी हो रही है इस फलाने से जो अमेरिका में रहता है, तो वो तो उनकी गर्व की बात होती थी। अभी भी पंजाब के कुछ हिस्से आप वहां पे जाओ तो वाटर टैंक एयरक्राफ्ट के शेप में है, जहाज के शेप में। दोआबा रीजन पंजाब का जो है, यानी हमारा एक बंदा विदेश में रहता है, गांव पे गांव खाली हो गए हैं, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला, पंजाब से तो लोग भाग जाते हैं। तो उस समय की अमेरिका कि हमारे पास था नहीं, और आज में फर्क इतना है बेटा कि अमेरिका जो भी आप कहें है तो दुनिया का सबसे अमीर शक्तिशाली देश, और सिस्टम उनका, चाहे मैकडोनाल्ड ट्रम्प जो मर्जी करे, सिस्टम उनका ऐसा है जो हमसे मिलता जुलता है। हम लोग भी अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपनी ओपिनियन अपने पास रखना चाहते हैं। मेरा मानना 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, 34 करोड़ अमेरिकन को हटा दो, कुछ यूरोपियन निकाल दो, 700 करोड़ लोग। अगर मौका मिले आपको चूज करना है कि भाई अमेरिका जाके रहेंगे या यूक्रेन जाके रहेंगे या ईरान जाके रहेंगे, 3 चॉइसेस हैं। आप लोग अपना देश छोड़ दीजिए, तो चाहे आप जाइए चाइना में रहने, चाहे यूक्रेन में रहने, चाहे ईरान में रहने, और अमेरिका में, अमेरिका कहता है नो वीजा, कहाँ जाओगे? 700 करोड़ के 700 करोड़ अमेरिका भाग जाएंगे। सही कह रहा हूँ जी। यूक्रेन एक भी नहीं जाएगा, ईरान एक भी नहीं जाएगा, चीन कोई नहीं जाएगा। तो क्यों? जितनी मर्जी गाली दे दो, उनका सिस्टम जो है वो मेरे दिल से मिलता है, मेरा दिल उनको पसंद करता है। मन चाहे का ये बदमाश है, लेकिन जो सिस्टम है उनका बेटा, ओपन सिस्टम, फ्री सिस्टम। मैं तो रहा हूं ना, हमारे दोनों ग्रैंड डॉटर्स वहां पर है। सर आज यूएस की पूरी टेक इंडस्ट्री इंडियंस चला रहे हैं, 100%। हर तीसरा चौथा डॉक्टर इंडियन है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया था। मैं बताया ना 60,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज थी, हमारे पास उतनी नौकरियां नहीं। मेरा अपना ब्रदर, एल्डर ब्रदर भाग गया MBBS करके, कहा भैया तू क्यों जा रहा है? दीपक वहां तनख्वाह ज्यादा मिलती है। दे वर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, वो रेफ्यूजीज नहीं थे। अभी अगर बांग्लादेशी भारत में क्यों आ रहे हैं? वहां तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ पैसे में अच्छी तनख्वाह मिलती है असम में। कल को मैं मिनिमम वेज कर देता हूं 1 लाख रुपया महीना, आधा एशिया तो भाग के मेरे पास आ जाएगा। सो अल्टीमेटली वी आर ऑल इकोनॉमिक क्रीचर्स। जब हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, हमारे अपने देश में या किसी और देश में, हम वहां भागेंगे। ये सच्चाई है, इससे कोई लड़ नहीं सकता। सर 1947 से इंडिया और पाकिस्तान एज अ नेशन एक्सेप्ट हुए वर्ल्ड में, और आज इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है, और उसकी 250 मिलियन की 300 बिलियन के आसपास पहुंच गया। 300 बिलियन झूठ बोलता है, उससे ज्यादा शायद मुंबई की होगी। तो ऐसा क्या गलत किया उन्होंने कि आज वो 300 बिलियन पे ही हैं? वर्कफोर्स उनके पास भी, ऐसा वो क्लेम करते हैं कि वो भी आई थिंक 25 करोड़ की पॉपुलेशन या 30 करोड़ के आसपास। उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया एजुकेशन में, और वो लगे रहे अल्लाह आके सब करेगा इंशाअल्लाह। जंगों में लग गए धर्म के नाम, भारत के साथ भिड़ गए। भारत को कहते हैं इटर्नल एनिमी। भाई मैंने कहा आपका इटर्नल? मैं तो आपके बारे में सोचता नहीं हूं, आप दिन रात मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों? अपने देश को सुधारो, काम करो। आपका पंजाब, जब मेरे पंजाब को बांटा गया था, 2 प्रोविंसेस को बांटा गया था, बंगाल और पंजाब। जब बांटा गया था, योर पंजाब वाज वेरी रिच।
आपने उसको बर्बाद कर दिया। भाई देखो, तुम्हारी नदियों में, जैसे मेरे पास भी मेरे डैम में सिल्ट मट्टी जो होती है, नदी आती है, मट्टी लाती है, मट्टी बैठ जाती है नीचे, उसको सिल्ट को साफ करना पड़ता है। तो इनके 2 बड़े बड़े डैम है, तरबेला और मांगला डैम। भाई इनकी देखिए 85% 90% कैपेसिटी इनकी खत्म हो गई है, क्योंकि मट्टी जम गई है, पानी रिजर्वायर स्टोर नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे? सिल्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। बैठा रहे फिर यार, अल्लाह तो आएगा नहीं डिसिल्टिंग करने, आपको करनी पड़ेगी। हम सब बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान की, पर वो जी करना तो आपको है। तो ये रॉन्ग चॉइसेस थी, लेजीनेस और धर्म को हर चीज में। सर इसमें क्या आपको लगता है एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान डिड नॉट रिवॉर्ड द नेशन बिल्डर्स? फॉर एग्जांपल लाहौर को बनाने वाले सर गंगाराम हैं, सबको मार दिया उन्होंने, भगा दिया जी। कितने अपने नेताओं को मार देते हैं और फिर जो बाकी आते हैं वो भाग जाते हैं देश छोड़ के। 10 लाख जिहादिस्तानी हर साल कानूनी गैर कानूनी तरीके से, उनमें से बहुत से पढ़े लिखे अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। दे डोंट सी द फ्यूचर। भारत में क्या देख रहे हैं? वापस आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक, आप बेटा जैसे कर रहे हो, यू कुड हैव गॉन एनीवेयर, पर आप भारत में रहे, आप अपनी फिनटेक कंपनी चालू करें। यही तो चीजें हमें बड़ी खुशी देती है। हमारे अपने बच्चे, मैं जो आपको वो लबमा इंडिया का दे रहा हूं, लड़की ने शुरू किया है स्टार्टअप, भारत की बेटी ने, बताइए, अपनी वेबसाइट है, अमेजॉन पे बेचती है। सर बीच में एक ऐसा मीम चल रहा था कि पाकिस्तान में जितने टोटल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, उससे ज़्यादा इंडिया में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है। बिल्कुल सही है, वहां औरतों को काम। कुरान में बेटा फिर से हम बहुत इज्जत करते हैं, लिखा है आपकी पत्नियां आपका खेत है, जब चाहो बीज बो दो। ये इज्जत है औरतों की वहां, ये इज्जत करते हैं आप। अरे हम तो पूछते हैं अपनी बेटियों को, और जब से पीएम साहब ने हरियाणा में देखा था वो सेक्स रेशियो कितना खराब, मार देते थे बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है आपको? जी। और जब मैं उस एरिया में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, बेटा कितनी संतान है? सर 2 गुड़ियां हैं घर में। मजा आता है सुनकर, या 1 गुड़िया है सर हमारी, 1 लड़का है और 1 गुड़िया है। कितना अच्छा लगता है ये सुन के। तो बेटा ये जो अब मानसिकता बदल गई है, एक 100 साल के बीजेपी की लीडर है, मैंने उनके साथ काम किया, LK अडवाणी साहब, उन्होंने कहा था अगर आपको विकसित देश बनना है, विकसित मानसिकता बनाओ। आज वो मैं देख रहा हूँ आप जैसे बच्चों में मैं ये देख रहा हूँ। सर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हर बार ये क्लेम करता है कि इंडिया में, भारत में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो हर सेक्टर में हमको मुस्लिम्स लीड करते हुए भी दिखते हैं। बहुत से फॉर एग्जाम्पल विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम बेटा प्रेमजी, बहुत। और फिर ग्राउंड लेवल पे आप टेलरिंग में जाइए, वहां पे कितने सारे ये लोग हैं। आप और एरियाज में जाइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, और स्किल्ड कारीगरी में ये लोग बहुत आए। हम लोग कभी नहीं रोकते, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, फौज में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब आजकल गवर्नर हैं बिहार के, वो भी टॉप लेवल पे पहुंच गए। धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। धर्म बेटा, देश जो होता है ना, धर्म उसके लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए धर्म मायने रखता है। मैं सनातनी हूं या मुस्लिम हूं या क्रिश्चियन हूं या बुद्धिस्ट हूं। अब मिसाल के तौर पे मैं सनातनी हूं, दिल्ली में एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है, विश्व बौद्ध केंद्र, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं एज अ सनातनी। एक चीज बताता हूं, बड़ी मजेदार है, फिर देन आई कंक्लूड बिकॉज आपको भी जाना है, फिर मैं भी जा रहा हूं। एक चीज बताता हूं, मैं मलेशिया में था, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे हाई कमिश्नर थे अकबर खलीली साहब, शिया मुस्लिम। तो वो पास थ्रू कर रहे थे, वहाँ बड़ी खूबसूरत मॉस्क है कुआलालंपुर में, मस्जिद नेगारा कहते हैं, नेशनल मॉस्क। तो कहने लगे दीपक मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा चलिए। उस समय मैं एक्टिंग हाई कमिश्नर था, तो गाड़ी पे झंडा था, गए हम दोनों, बाहर रोकी मॉस्क के, तो एक खड़ा हुआ था काजी बाहर, तो उसको मैं भाषा मलायू बोलता हूँ, तो उसको ग्रीटिंग किया उसने। मैंने कहा कि हम अंदर जाना चाहते हैं साहब, नमाज पढ़ना चाहते हैं। हाँ जाइए। कहाँ से है? मैंने कहा अकबर खलीली। मुसलमान है? हाँ मुसलमान है। मैं भी उनके साथ चलने लगा, तो कहता आप मुसलमान हो? मैंने कहा नहीं। कहता फिर आप तो अंदर नहीं जा सकते। अब मैंने, क्यों ना पठान का बेटा हूं, तो मैंने कहा सुन मुल्ले, मेरी गाड़ी में कुरान की कॉपी पड़ी है, मैं अभी लाता हूँ। और मैं जो पंगा लेता हूँ तो मैं डट के पंगा लेता हूँ। मैं गया, लेके आया। मेरा ड्राइवर भी मुस्लिम था, वो पढ़ता था। तो मैंने कहा इसका ओपनिंग सूरा तुझे पढ़ के सुना दूँ, बिस्मिल्लाह और रहमानुर रहीम।
वल्हम्दुलिल्लाहि बिल रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलम का रब है, तेरे बाप का रब नहीं है वो। मुझे पता है क्या कहता है, अंदर जाइए सर, इन लोगों ने बर्बाद किया अपने धर्म को। अरे तुम्हारे अपने कुरान में कहता है रब्बिल आलमीन, आलम का मतलब जानते हो ना, दुनिया, वो तो पूरी दुनिया का मालिक है। तू कहां से फुदक रहा है? तूने क्यों कब्जा कर लिया अल्लाह पे? ये इनकी कमजोरी है, हमारे में ये कमजोरी नहीं है। जब मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता था, मुझे परवाह थी कि मेरे साथ कौन बैठा है। मेरा तो बेस्ट फ्रेंड यहूदी था, फिर वो उसकी फैमिली चली गई इजराइल में, वहां एयरफोर्स में चला गया। आई नेवर थॉट दैट ही वाज अ जू। और एक मजेदार चीज और बताता, आई डोंट टॉक अबाउट इट, आज के साथ बताता हूं। कॉलेज में था, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, भाई लड़के लड़कियों की शादी की तो कोई बात सोचता नहीं उस समय, ये जस्ट पढ़ाई कर रहे हो, मौज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। शी वॉज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। घर आई और डिनर पे, वो भी हॉस्टल में थी, मैं भी हॉस्टल में। माई पेरेंट्स लव्ड हर, इतनी डिशेस वॉश की, सारी मदद की एटसेट्रा। तो डैड सेड व्हाट अ नाइस गर्ल। ऐसे हाँ पापा, शी इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपकी अच्छी फ्रेंड है, अच्छी। तो रात को मेरी दादी जीवित थी, मेरे कमरे में आई, दीपक इधर आ, और तेरी चीनी गर्लफ्रेंड, ये चीनी नहीं है, ये बच्ची तो भारतीय है, पर ये विचार उनके थे कि वो चाइनीज लगती थी। तेरी चीनी गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं दादी, नहीं है मेरी चीनी गर्लफ्रेंड। हो भी तो आपको क्या तकलीफ है? बट वो सब बदल गया है। अब तो नॉर्थ ईस्ट, सर मैं जब एयरलाइंस किसी में भी जाता हूँ, हमारी नॉर्थ ईस्ट की बेटियां भरी हुई है उनके, वंडरफुल पीपल। बस यही है कि इज्जत दे दीजिए उनको। तो हम क्या कह देते कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन सी दुनिया से। अरे हमारी दुनिया, हमारे लोग हैं। तो ये चीजें अगर आप एक बार समझ जाएं। और फाइनली जब मैं बात कर रहा था ये टनल की, फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर फेज 2 हमने खत्म कर दिया। उसको फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं? थोरियम वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, वो एसेंस फ्यूल बनाता है जी, ईंधन बनाता है, विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ रिएक्टर, राइट? इट प्रोड्यूसेस द फ्यूल। ब्रीडर क्यों है? आपकी गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर देती है, ये भी 1 लीटर में 10 किलोमीटर देगा, क्योंकि साथ में 2 लीटर तेल और पैदा कर देगा। तो ब्रीडर रिएक्टर हमने सेकंड फेज टेस्ट कर लिया, थर्ड अगले साल करेंगे। दुनिया में केवल एक देश के पास ये टेक्नोलॉजी है, उस देश का नाम भारत है। जी। सर मेरे कुछ सवाल और हैं जी। जैसे कि ईरान यूएस का जो वॉर चल रहा है काफ़ी समय से, अभी ये कितने देर और चलने की आशंका है? हम लोग जिस दिन बात कर रहे हैं फिर से शुरू हो गया। ये सीज फायर सीज हो गई है उनकी। भरोसा नहीं है। अमेरिका क्या चाहता है कि मुझे तेल चाहिए, उस पर मेरा कब्जा हो, जैसा वेनेजुएला पे किया है। ईरान कहता है मैं नहीं दूंगा। दोनों तरफ से झूठ बोलते हैं। फिर अब गोल पोस्ट अब उनका ऑब्जेक्टिव बदल गया। बीच में तो ईरान कहता था मैं यूरेनियम को एनरिच करूंगा, मिसाइलें बनाऊंगा, ये मैं कुछ नहीं मानूंगा। अब कहता है यार मेरे पैसे वापस कर दो, तुम लोगों ने इतने मेरे पैसे हड़प कर रखे। अब वो कहाँ गई तेरी मिसाइल प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम की प्रोग्राम? कहाँ गया वो सब बकवास जो तुम करते थे? भरोसा नहीं है, दैट्स ऑल। और इजरायलीज को उनकी डीएनए में यह है कि ईरान बार बार कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। कुलदीप बेटा, मेरा जो परिवार है अमेरिका में, एक हमारी मुसलमान बहू है, एक्सटेंडेड फैमिली, और एक यहूदी दामाद है। मार दूं दोनों को? मैंने महाकुंभ में एक महान महात्मा से पूछा था, वो एक किन्नर अखाड़े में थे, मैं भी वहां गया था। मैं कहा महात्मा जी, मैं सनातनी, मेरा बाप पठान, मेरी मदर सिखनी, एक दामाद हमारा यहूदी, बहू हमारी मुसलमान, मैं कौन हूं? महात्मा जी कहते आप भारतवासी हैं, इससे बड़ा कोई मुझे क्या कह सकता है? तो यही है कमजोरी कि आप लोग भी धर्म को बीच में लिया। ईरानियन तो कह रहे थे सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर इजराइल को ठोकें। क्यों भाई, तू चाचा है सबका? और जो खाड़ी के देश हैं, मोनार्कीज जो हम कहते हैं, पेट्रो मोनार्की, वो आपसे ज्यादा नफरत करते हैं, इजराइल से नहीं करते। इब्राहिम अकॉर्ड्स, जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शातिर खिलाड़ी है, इब्राहिम अकॉर्ड्स, इब्राहिम का मतलब कि तीनों जो कॉमन एंसेस्टर था इब्राहिम, यहूदियों का, क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का, वो अग्रीमेंट साइन करो ना, एक दूसरे के साथ डार्लिंग करो। कई मेरे खाड़ी के दोस्त और टॉप लेवल के रॉयल फैमिली के, कि हमें डर इजराइल से नहीं लगता, हमें डर ईरान से लगता है। क्या आप क्यों फुदक रहे हो उस एरिया में? सर एक और सवाल है मेरा, अगर आप जवाब देना चाहें तो। रिसेंटली 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने सोचा है कि एक मैं भी पार्टी बनाऊंगा, उसको बेगॉन स्प्रे पार्टी करेंगे। वो स्प्रे ले, हिट स्प्रे।
ये खत्म हो जाएगी। हिंसा मत करिए। जो आपकी समस्या है, प्रॉब्लम, मैं बड़ा नाराज हूं कि आपने एग्जाम पेपर लीक कर दिए। अब मिनिस्टर के इस्तीफे से आप खुश हो जाएंगे? मैं तो खुश नहीं होऊंगा। मैं तो कहूंगा सिस्टम हमें बदलो पहले, बताओ क्या आप सुधार ला रहे हैं। वो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये फिर नहीं होगा, ये आप देख लीजिएगा। कई बार हमने गलतियां की हैं बेटा। एक तो टाइम होता था जब आपको याद होगा कि डाउरी के मामले में तेजाब फेंक देते औरतों पे, याद है आपको? बहुत शोर मचता था विदेशों में, मुझे भी डिफेंड करना पड़ता था कि भाई है कानून, हमने सख्त किए। अब कहाँ पढ़ते हैं आप? किसी ने तेजाब फेंक दिया डाउरी के लिए। डाउरी की बात बहुत कम चलती है कि नहीं है, दैट्स नॉट द इशू, लेकिन अब इतना उछाला नहीं जाता। सर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और एस जयशंकर जी, इनको द बेस्ट सिचुएशन हैंडलर्स माना जाता है, इंक्लूडिंग NSA अजीत डोभाल जी। तो आप इससे एग्री करते हैं? 100%। तीनों देश अफ्रीकन जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, मुझे क्या कहते हैं उनके लीडर, सर एम्बेसडर नरेंद्र मोदी 3 साल के लिए हमें वेट लीज पे दे दो, हमारे भी देश का सुधार करेगा। मैंने कहा अभी हमें जरूरत है, अभी काट गए। बेटा, मैं जा रहा हूं, मेरा समय आ रहा है जाने, 75। उसने अगर मुझे मौका दिया ना, बोल, मैं कहूंगा फिर यार भारत बेच दे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी बॉर्न इन इंडिया अगेन। फिर से भारत का राजदूत बना और फिर से मौका दियो कि नरेंद्र मोदी की सेवा कर सकूं। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब वो पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन उसके जैसा जो भी लीडर होगा वो मैं चाहता। बेटा, ही इज अ पर्सन। मेरा दिल धड़कता है, मेरी हार्ट बीट, वो स्टेथोस्कोप लाके सुनिएगा, वो धक धक नहीं सुनेंगे आप, उसमें सुनेंगे भारत भारत भारत। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? रो पढ़ूंगा अगर आपने और कुछ पूछा मुझसे। सर, 2047 के भारत को आप कैसे देखते हैं? मैं तो अभी के भारत के बता देता हूँ, द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जिस रफ्तार से हम आगे चल रहे हैं, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी रिलेशनशिप्स, कास्ट को आप गाली वाली दो, फिर भी जो भी स्ट्रक्चर हमारे चले, सर्वश्रेष्ठ। तो हम तो 2047, 21 साल बचे हैं बेटा। मैं कहां जिंदा रहूंगा? 96 साल का हूंगा। मैं नहीं रुकना चाहता। तो मेरे गाना सुनाता हूं विकसित भारत को, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा, दिखा तो दे यार टाइगर। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, एक फाइनल क्वेश्चन, कि भारत को कहा जाता है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। हम विश्व गुरु शुरू से थे, सवाल ही पैदा होता। लोगों को विश्व गुरु का मतलब शायद ना मैं पता बता देता हूं। ऐसी एक सभ्यता जो दुनिया के लिए मिसाल है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एक बात श्री अरबिंदो ने कही थी, भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। मुझे एक चीज बताओ, महादेव ने विष जो पिया था, अपने आप को जो निगल गए थे, अपने आप को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, सारे विश्व को, ब्रह्मांड को बचाने के लिए। ब्रह्मांड को बचाने। थैंक यू। विश्व गुरु तो हम शुरू से रहे हैं। जो मुझे जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने कहा था जब मैंने क्रेडेंशियल दिए कि राजदूत, हर प्राणी इस धरती पर जो पैदा हुआ है उसके 2 मातृभूमि हैं, एक जहां उसका जन्म होता है, दूसरा भारत। अरे विश्व गुरु तो हम तब से, वैल्यूज हमारी देखो, फैमिली वैल्यूज, ना, जहां भी हम जाते हैं हमारा थोड़ा सा हिस्सा भारत का हमारे साथ जाता है। तो ये चीजें अगर आप समझेंगे कि किसी से वैर नहीं है। हां, आप मुझसे पंगा लोगे तो मैं ठोकूंगा, ये भी चाणक्य ने कहा था, और पंगा ना लेना, पंगा मत लेना, मुझसे बहुत मारूंगा। दोस्ती करोगे, 1 डिग्री दोस्ती करोगे, मैं 100 डिग्री आपके साथ करूंगा। तो विश्व गुरु यही होता है जो कहता है कि मैं एक आदर्श हूं, देखिए मेरा सिस्टम क्या, वो सिस्टम आ गया। अब बाद में जो गाली देनी है आपके, अगर नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, दीपक वोरा से करते हैं, जयशंकर से करते हैं, अजीत डोभाल से करते हैं, अरे भारत से क्यों करते हो कमीनो? मां से नफरत की जाती है, भारत तो मां है, भारत मां कहते हैं कि नहीं जी? मां की तो बहुत संतान होती है, संतान की एक ही मां होती है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया डिफरेंट देन अदर डेमोक्रेसीज? बिकॉज डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। हमने एवोल्यूशन देखा, हमने शुरुआत की थी, वो विलेज रिपब्लिक्स हमारी पुरानी जो होती थी। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेसीज इज वी आर वेरी टॉलरेंट। जो है हमारे एक होती थी, जो हमारे
पॉलिटिकल लीडर्स थे जो पार्टियां बदलते थे, फिर हम एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, हम कहते थे आया राम गया राम, लीडर्स को जो बार बार दल बदलते थे। और फिर एक और चीज़ हम अक्सर भारत के बारे में हम कहते हैं, बेटा वी आर डिफरेंट बिकॉज वी आर यूनिक। हमारी तरह का दुनिया में कोई नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट हमने 140 करोड़ लोग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जी रहे हैं, अजी ऑपोजिशन खत्म हो रही है, तो फिर मेरी गलती है कि आपकी वोट आपने क्यों नहीं दिया उनको? मैंने तो कुरान में नहीं पढ़ा, बाइबल में नहीं पढ़ा, गीता में नहीं पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं पढ़ा कि ऑपोजिशन होनी चाहिए। आप मुझे दिखाओ कहां लिखा है। वो आप पे निर्भर है। आपने इलेक्ट किया, अगर ऑपोजिशन आपको लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है तो उनको इलेक्ट करिए, नोबडी स्टॉप्स यू। माई ओनली थिंग बेटा, माई ट्रिब्यूट टू माई मदर, जिसका नाम भारत है, कि अपनी मां से यही कहता हूं कि आपने सब कुछ समेट लिया है। कितने मंदिर हैं? 3 करोड़ अनुमान लगाया जाता है, 140 करोड़ का। हर घर में एक मंदिर है। पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं। अरे कौन है हम लोग? पेड़ों की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा करते हैं। इको फ्रेंडली सभ्यता है। हाथी की कितनी इज्जत करते हैं। एक हमारे गणपति, जानते हैं आप? जी। राइट? किसके ऊपर बैठते हैं? चूहे के ऊपर। पीकॉक की हम पूजा करते हैं। हम शेर हमारा नेशनल एनिमल। शेरों वाली मां किस पे सवारी करती है? जी। शेरों वाली मां। और एक फाइनल चीज जो औरतों की हम बात करते हैं ना भारत में, बेटा, ये मैं सीधा कैमरा में देख के कहना चाहता हूं। जब आप पूजा करते हैं, आप पूजा करते हैं देवी की। जब आपको पैसा चाहिए, आप पूजा करते हैं लक्ष्मी की। जब आपको ज्ञान चाहिए, आप पूजा करते हैं सरस्वती की। और जब आप नाराज हो जाते हैं तो आप दुर्गा मां को याद करते हैं। चारों महिलाएं हैं। अरे मुझे सिखाओगे औरतों की इज्जत करना? क्या बकवास करते हो आप लोग? समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी ताकत क्या है। इतना ही कहूंगा बेटा। सर, एक रैपिड फायर हम खेलेंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा एंड यू विल हैव टू आंसर विदाउट थिंकिंग मच। ओके, मैं तो वैसे ही नहीं सोचता। नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी? अपनी अपनी जगह दोनों। इंडिया और भारत? इंडिया हैज गॉन, भारत हैज कम। चाइना और यूएसए बिगर चैलेंज? चाइना। एस जयशंकर इन वन वर्ड? द बेस्ट। वन लीडर यू एडमायर ग्लोबली? माई सेल्फ। वन कंट्री एवरी इंडियन शुड विजिट? इंडिया। वन बुक एवरी इंडियन शुड रीड? गीता। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ? टू रिस्पेक्ट अदर्स। Okay. Diplomacy in one word? Adjustment. One message for India's youth? एक देश है आपका, एक ही माँ है भारत। जिससे मर्जी बगावत करो, भारत माँ से बगावत मत करो। हमारी परंपरा नहीं है। जितनी ताकत है लगा दो इस देश के विकास में, क्योंकि जब मैं लौट के आऊंगा अगले जन्म में, मुझे विकसित भारत चाहिए। नहीं दोगे तो ठोकूंगा आके। ये मेरी आपको धमकी भी है और वादा भी है। पठान जो है ना, धमकी कम देता है, वादा ज्यादा करता है। आएगा, वापस लौट के आऊंगा, इंतजार करिए। नाम कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा। मां तो मैं चाहता हूं वही हो जिसने मुझे पाला पोसा है। वे भगवान को कहां देखा है मैंने? भारत मां को देखा है ना। भगवान को देखने की इच्छा नहीं है। I think that's it for today, sir. Thank you so much for taking out time and joining us on the big table. Thank you, Mr. Gupta. हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीपक वोरा सर को लाइए। Somehow I got connected to you. I consider myself being lucky for that. So do I. I consider myself lucky कि आपसे मुलाकात हुई है। अगर भविष्य में दोबारा मौका मिले, I would love to invite you and host you on the big table. Thank you so much for breaking down and simplifying geopolitics to all of us. And on behalf of entire the big table team, thank you so much for doing this, and it does mean a lot to us. You know, with geopolitics, in a sense, every country wants to dominate everybody else. Bharat wants to befriend everybody else. ये फर्क है। अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय हिंद।